हेलो, चैट चालू कर देना। अभी वो बात नहीं हो गया। हेलो, चलो ये इधर स्क्रीन पे चैट चालू कर दो तो वो दिख जाएगा। चलो लाइव वालों को आवाज आ रही है एक बार, है ना? चैट में हाँ बोल दो, अपन स्टार्ट करते हैं। लाइव में ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? हाँ बोल दो एक बार, लाइव वाले। हेलो, लाइव वाले रिप्लाई दे दो एक बार। चले, चलो आज से अपन शुरू कर रहे हैं, है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कीवर्ड मार्किंग एंड रिवीजन सेशन। देखो इस चैप्टर में भी जैसे मैंने बताया था कि जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा चैप्टर था, इसके पहले जो हमने 4 चैप्टर करे जैसे कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, ठीक है, आईआरएफ, वो थोड़े से ना याद करने वाले चैप्टर ज्यादा थे। मतलब याद तो सबको ही करना है, लेकिन उसमें क्या है ना कि कंसेप्ट इतना ज्यादा नहीं था, मेजरली पॉइंट्स को याद करना, ये सारी चीजें ज्यादा थी। फिर मैंने कहा था कि नेगोशिएबल, सोगा और कॉन्ट्रैक्ट, इन 3 चैप्टर्स के बाद अपने को थोड़ा कंसेप्चुअली ज्यादा समझना पड़ेगा। मतलब कंसेप्ट सब में है लेकिन इसमें कंसेप्ट ज्यादा है। फिर नेगोशिएबल क्योंकि छोटा चैप्टर था तो वो हमने किया, तो उसको भी डिटेल में किया था। और आज से अपन सोगा करने वाले हैं, मतलब अपने सोगा और कॉन्ट्रैक्ट 2 चैप्टर बचे हैं। और इन दोनों चैप्टर का प्री रिक्विजिट, मतलब पढ़ने के लिए अपने को कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली बात, सोगा में कंसेप्ट ऐसा है कि आप देख करके उसको रिलेट करोगे कि यार हाँ ऐसा ही होना था लॉजिकली। मतलब अगर अपन इसको हमेशा एक दुकानदार या फिर एक ग्राहक की नजरों से अपन पढ़ेंगे कि यार अगर मैं दुकान पर सामान लेने जाता या फिर मैं खुद बेच रहा होता वो चीज, तो फिर क्या होता? मतलब अल्टीमेटली उसी के आगे पीछे जैसा आप लॉजिक सोचोगे वैसा ही यहाँ प्रोविजन में चलता रहेगा। मतलब लॉ में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉजिकली ही इस एक्ट को पूरा बनाया गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट को बनाने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो था ही सही। चैट में कोई बोल नहीं रहा है, आवाज आ रही है ना सबको? हाय भेजो, हाय फटाफट। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पहले से बना हुआ था, तो फिर हमें सोगा की जरूरत क्यों पड़ी? देखो क्या होता है ना कि सेल ऑफ गुड्स या फिर अगर अपन बात करें जो खरीदी बेची के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल माल डैमेज हो गया या फिर कॉम्पनसेशन वगैरह, है ना, अपने को क्लेम करना है तो कितना क्लेम करे, किसकी गलती है, अग्रीव्ड पार्टी कौन है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है, लेकिन क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट या फिर सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो उनसे इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी कि हमें एक अलग से लॉ बनाना पड़ गया। ठीक है, तो इसीलिए सोगा बना है ताकि अपन ये सेल ऑफ गुड्स और, है ना, सेलर और बायर के जो राइट हैं उनको ठीक से जान पाए, समझ पाए और एक वैलिड तरीके से उनको डिसीजन दे, ताकि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको हमेशा क्या मिले, प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिले और किसी के साथ गलत ना हो। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि होल ऑफ इंडिया पे लगेगा। ठीक है, पूरे के पूरे इंडिया पे लगेगा, चाहे वो जम्मू है, कश्मीर हो, है ना, सॉरी जम्मू कश्मीर एक्सक्लूडेड नहीं है, मतलब होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, पूरे इंडिया पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, उसके प्रोविजन तब तक लगेंगे जब तक वो इनकंसिस्टेंट ना हो। क्योंकि अपन ने क्या बोला कि है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ना, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, तो अपन ने एक वर्ड पढ़ा है क्लास में कि स्पेशल लॉ जो है वो हमेशा प्रिवेल करता है ओवर जनरल लॉ। मतलब जनरली कोई चीज बता दी गई है तो जनरल फॉलो होगी, लेकिन मान लो उस चीज के लिए स्पेसिफिकली कोई लॉ बना दिया गया तो फिर वो स्पेशल लॉ क्या है, अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो बस वही बात लिखी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन लगेंगे जब तक कि वो इनकंसिस्टेंट ना हो। मतलब जहां सोगा ने कुछ अलग बात कर दी तो अपन सोगा के प्रोविजन को मानेंगे। इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? चलो अब अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे आते हैं कि अपन बार बार बोल रहे हैं सेल का कॉन्ट्रैक्ट, सेल का कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्ट देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैंने ट्रांसफर कर दिया किसको? ओनरशिप को।
ओनरशिप मतलब फॉर एग्जांपल मैं, है ना, मोबाइल बेचता हूं और आप मेरी दुकान पे आए, ठीक है, अपन पूरा का पूरा चैप्टर पता है एकदम लॉजिकली, ग्राहक या फिर सेलर, इस तरीके से आप ये समझना कि मैं एक दुकान में एंटर हुआ हूं या फिर मैं खुद दुकानदार हूं, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए। तो देखो, आप मेरे पास मोबाइल खरीदने आए और मैंने इमीडिएटली, मेरे पास वो मॉडल तैयार पड़ा था, मैंने आपको बेच दिया, मैंने आपको दे दिया, तो मैंने क्या किया, सेल इमीडिएटली मैंने कर दिया, मतलब मैंने सेल कर दिया। और मैंने प्रॉपर्टी का यहां पर मतलब क्या होता है, ओनरशिप, मतलब जब जब अपन प्रॉपर्टी बोलेंगे उसका क्या मतलब है, ओनरशिप। तो मैंने ओनरशिप को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब जब मैंने ओनरशिप ट्रांसफर किया तो ये सेल, मतलब सेल जैसे ही हुई वैसे ही मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। या फिर मैंने अग्री टू सेल किया, मतलब मैंने क्या बोला कि देखो भाई, आप जो मेरे से मॉडल मांग रहे हो वो मॉडल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक हफ्ते बाद आने वाला है, तो एक काम करो, आप एक हफ्ते बाद आ जाना, अग्रीमेंट अपन अभी कर लेते हैं। तो मतलब अभी सेल नहीं हुई है, अभी सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। हो सकता है आपने मुझे कोई एडवांस दे दिया हो कि चलो एडवांस रख लो, जैसे ही आए मुझे ये पहुंचा देना मोबाइल, तो ये क्या हुआ, अभी सेल नहीं हुई है, ये अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। तो डेफिनेशन क्लियर है, या सेल हमने सेल ही कर दी, या फिर हाँ मतलब ट्रांसफर, अग्रीज टू ट्रांसफर, दो मतलब प्रॉपर्टी, इसको अपन सेल बोलते हैं। तो मैं सेल मतलब वो सेम ही है, मतलब या तो मैंने अभी ट्रांसफर कर दिया या मैं बाद में ट्रांसफर करने वाला, मतलब मैंने अभी सेल करा या फिर मैं अग्रीमेंट टू सेल किया, या फिर अभी ट्रांसफर किया, अग्रीज टू ट्रांसफर किया। और किसके लिए, प्राइस के लिए, ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैंने फ्री में कोई चीज दे दी तो वो सेल नहीं बनेगी। या फिर एक और चीज सुन लो, यहाँ पे प्राइस जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइस में क्या होता है पता है, या तो मैंने अभी पूरा प्राइस ले लिया, या फिर मैंने क्या बोला पता है, मैंने ऐसा अपनी स्कीम चला रखी है कि पुराना मोबाइल दो, नया मोबाइल लेके जाओ। तो पुराना मोबाइल मान लो कि 2,000 रुपए का पुराना मोबाइल था, है ना, और नया मोबाइल 20,000 का है, तो मैंने क्या किया पता है, 18,000 रुपए लिए और पुराना मोबाइल लिया। तो क्या हो सकता है, पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश भी हो सकता है, लेकिन फुली इन काइंड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं चावल बेचता हूं और आप गेहूं बेचते हो, तो मैं चावल और गेहूं को अगर मैं एक्सचेंज कर रहा हूं तो इसको मैं सेल नहीं मानूंगा, इसको मैं बार्टर बोलूंगा। तो यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे कंसिडरेशन या तो होली इन मनी हो या पार्टली इन मनी हो, दोनों चलता है, लेकिन पूरा काइंड में नहीं हो सकता। मतलब पूरा मतलब पार्टली इन मनी चलेगा, लेकिन काइंड में पूरा का पूरा नहीं हो सकता, पार्टली मनी पार्टली काइंड हो सकता है। तो अब डेफिनेशन में क्या क्या लिखा है देखो, ट्रांसफर या फिर अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप, कब, एक प्राइस, मतलब एक प्राइस लेकर के या तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं या फिर अग्री टू ट्रांसफर कर रहा हूं। तो कीवर्ड याद होगा, ट्रांसफर, अग्रीज टू ट्रांसफर, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप है, और कैसा करेंगे, प्राइस लेंगे। अब वाइडर स्कोप क्या है देखो भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें सिर्फ सेल इंक्लूड नहीं होती, अग्रीमेंट टू सेल भी इंक्लूड होता है। मतलब अगर मैंने सिर्फ अग्री कर दिया कि मैं 1 महीने बाद आपको ये चीज बेचूंगा, तो 1 महीने बाद जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, वो भी मैं सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ही मानूंगा, लेकिन उसको मैं अग्रीमेंट टू सेल बोलूंगा कि अभी नहीं हुई है, फ्यूचर में सेल होगी, अभी अग्री टू सेल मैंने कर दिया है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। और अपने को कीवर्ड्स भी सारे सारे याद हो रहे हैं, ट्रांसफर, अग्रीज टू ट्रांसफर, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है, प्राइस होता है। इस चैप्टर में अपन धीरे धीरे ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या है ना, सब याद कर भी नहीं सकते, रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला, समझ समझ के ही याद करना पड़ेगा। तो देखो, और इसमें क्या है, पूरी जो प्रॉपर सेल है, जैसे मैंने गुड्स दिए और पैसा लिया, वो भी इंक्लूड होता है। और अग्रीमेंट टू सेल कि मैं 1 हफ्ते बाद आपको ये प्रॉपर्टी, है ना, ये मोबाइल जब मेरे पास आएगा तब बेच दूंगा, 1 महीने बाद बेच दूंगा, इसको अग्रीमेंट टू सेल को भी हम सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन, देखो इसमें क्या है, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल में क्या है भाई, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, गुड्स जरूरी है, ठीक है, और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है, और प्राइस जरूरी है। कितनी बढ़िया बात है, देखो, है ना, सारी चीजें जरूरी है, उसके बिना अपन कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते सेल का। अब इसमें एसेंशियल्स में देखो, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले 2 पार्टी होना जरूरी है। मैं खुद को क्या बेचूंगा, कम से कम 2 पार्टी तो होना चाहिए ना, एक बायर एक सेलर। वही लिखा है कि 2 डिस्टिंक्ट पार्टीज, डिस्टिंक्ट पार्टीज मतलब अलग अलग का उनका एग्जिस्टेंस है, डिस्टिंक्ट पार्टी होना जरूरी है, 2 डिस्टिंक्ट पार्टी जरूरी है, 1 बीइंग द सेलर और अदर बीइंग द बायर। बहुत बढ़िया। उसके बाद बायर का मतलब क्या होता है, जो बाय करता है या अग्रीज टू बाय करता है, मतलब मैं खरीदूंगा, या तो मैं खरीद रहा हूं या फिर मैं आपसे खरीदूंगा, ये वादा कर रहा है। या फिर सेलर सेल करता है या अग्री टू सेल करता है, मतलब मैं सेल करूंगा या फिर मैंने बोल दिया मैं अग्री करता हूं बेचने का, मतलब सेल और अग्रीज टू सेल। फिर
पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। क्या कमाल की बात लिखी है, खुद को ही खुद से कैसे बेच लेगा, खुद से ही कैसे खरीद लेगा, खुद के गुड्स बाय नहीं कर सकता भाई, नेसेसरी है कि अनदर पर्सन को बेचे ना, अनदर पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो खुद से कुछ भी खरीदी बेची वो नहीं कर सकता। तो टू पार्टीज, ये अपना क्लियर हो गया। अब अपन जब से गुड्स चिल्ला रहे हैं तो गुड्स भी पढ़ लेते हैं। देखो गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स हमेशा एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपन गुड्स नहीं बोल रहे। इमूवेबल मतलब कि अपनी जमीन वमीन है ना, बिल्डिंग, इनको गुड्स नहीं बोलते, याद रखना। मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, याद रखना। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम मतलब जिसपे मैं एक्शन लेकर के क्लेम कर सकता हूं कि ये पैसा मेरा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मतलब मान लो मैंने लॉटरी जीत ली, ठीक है, और मैं अब जैसे ही मैंने लॉटरी जीती और मेरा पेपर में नाम आ गया, तो क्या मैं जा करके मांग सकता हूं क्या उससे। या फिर एक्शनेबल क्लेम, मान लो कि मैंने मतलब मोटर इंश्योरेंस कराया था और गाड़ी मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो अब जा करके मैं क्लेम कर रहा हूं कि यार ये कॉम्पनसेशन मेरा है, तो ये एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं इसको, जिसको अपन जा करके क्लेम कर सकते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है। उसके बाद मनी भी नहीं आता। अब सोचो मनी को ही गुड्स अगर आप डिक्लेयर कर दोगे तो क्या करोगे, मतलब मनी भी गुड्स है तो फिर खरीदोगे किससे, कुछ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो होना चाहिए ना, तो ये तो बार्टर हो गया। मतलब मनी भी गुड्स है तो क्या मनी के बदले मनी, मतलब गुड्स के बदले गुड्स, तो ये तो सभी बार्टर हो जाएगा। तो मनी भी कभी भी गुड्स नहीं होता। फिर इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, याद रखना, स्टॉक और शेयर को गुड्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स, जो मतलब अपनी जो फसल होती है, घास होती है, और जो मतलब अभी अटैच्ड है, मतलब अभी फसल कटी नहीं है या फिर अभी आलू वगैरह उग रहे हैं, तो वो जो आलू है और उसको जब अपन मतलब निकाल सकते हैं ना, मतलब सीवर कर सकते हैं जमीन से, इन सबको भी अपन गुड्स बोलेंगे। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है ना, इसको भी अपन गुड्स बोलेंगे। जमीन में चीजें उग रही हैं अभी, अग्रीड टू बी सीवर्ड, मतलब अभी सीवर नहीं किया है, जैसे ही वो फसल मतलब फॉर एग्जांपल वो पक जाएगा तो अपन उसको उखाड़ सकते हैं जमीन से, ये सब भी क्या हो जाएगा, गुड्स। तो अपन ने डिटेल में कवर कर लिया क्या क्या है। देखो सिंपल है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूव हो सकता है, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम मनी नहीं आएगा लेकिन इंक्लूड होगा। इंक्लूड मतलब अदर मतलब एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन किसको इंक्लूड करेंगे, स्टॉक को, शेयर को, ग्रोइंग क्रॉप को, ग्रास को, जो थिंग्स अटैच टू द लैंड है, जिसको अपन सीवर कर सकते हैं। सारे कीवर्ड मैंने बोला, अग्रीज टू बी सीवर्ड फ्रॉम द लैंड है ना, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, इन सबको बोलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आएंगे। इसके बाद जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट, गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये भी गुड्स होते हैं। जैसे ट्रेडमार्क क्या है, पेस का लोगो है ना, इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, तो ये भी गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। कॉपीराइट, जैसे अपन ने मान लो कि ये सेजल बहुत अच्छा गाना गाती है, तो इसने क्या किया, एक गाना रिकॉर्ड करके उसका कॉपीराइट करवा लिया कि अब ये अगर कोई मेरे से खरीदेगा तो पैसे देने पड़ेंगे। या फिर पेटेंट करवा लिया, मान लो कि ये गहना, ये बहुत अच्छा कुछ ऐसी रेसिपी इसने इजाद कर ली और ये अपना रेस्टोरेंट चला रही है, तो इसने उस रेसिपी को ना पेटेंट करा लिया है ना, कि मतलब ये जो है चीज है ये मेरे रेस्टोरेंट में ही बनेगी, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, तो इसने पेटेंट रजिस्टर करा लिया। या गुडविल है, मान लो ये तोशी है, ठीक है, तो इसने अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा मेहनत करके एक बिजनेस खड़ा कर दिया और इसने ना अपने नाम से जो बिजनेस इतना खड़ा कर दिया कि अब इसकी गुडविल बन चुकी है, तो ये गुडविल बेचेगी, खरीदेगी, उसको भी गुड्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो अपने घर पे आती है, गुड्स है। पानी का बिल आता है, पानी गुड्स है। और गैस जो आती है ना अपने पास, गैस सिलेंडर, वो भी गुड्स है। डेफिनेशन पूरी हो गई, क्लियर, आराम से लिख के आ जाएंगे। हाँ भाई, एक्शनेबल क्लेम अभी बताया। एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है जिसको अपन क्लेम कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से अपने को क्लेम लेना है, या फिर लॉटरी मेरी लग गई है तो लॉटरी को जाकर के क्लेम कर सकता हूं, या फिर मेरे को और कोई सा कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत मिलने वाला है, मेरे को पीएफ मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी एक्शन जिसमें एक्शन लेकर के क्लेम कर सकता हूँ, वो एक्शनेबल क्लेम होते हैं। आया समझ में? चलो ये हो गई क्लियर, ठीक है। अपन ने बेसिक्स में टाइम लगाया। अब आते हैं देखो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। अपन बार बार बोल रहे ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए। देखो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर मैं ऐसे ही ट्रांसफर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप खराब हो गया, हो नहीं गया भगवान करे, लैपटॉप खराब हो गया और उसको मैंने क्या किया, रिपेयर करवाने के लिए दिया, तो वो बेली जैसा काम कर रहा है ना, वो बेली है जिसको मैंने लैपटॉप दिया कि वो क्या करेगा, उसमें वो रिपेयर वगैरह करके
और मुझे लैपटॉप दे देगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा और खत्म। तो ये ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर हुई। प्रॉपर्टी जैसे हम इस यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का बोलते हैं ना, तो प्रॉपर्टी का इंप्लाइड मीनिंग है कि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है, ये बात याद रखना। इफ द प्रॉपर्टी इज पास टू द बायर, द रिस्क इन द गुड सोल्ड इज ऑफ दैट ऑफ द बायर एंड नॉट ऑफ द सेलर। मतलब अगर मैंने एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो रिस्क सेलर से उठ करके किसके माथे आ जाएगा, बायर के माथे आ जाएगा। इवन तो द गुड्स मे स्टिल इन द सेलर्स पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप आए मेरी दुकान पे लैपटॉप खरीदने के लिए, ठीक है, मैंने आपको खरीद बेच दिया सब कुछ, उसके बाद आपने क्या बोला कि ये रखो, ठीक है, कल आऊंगा मैं इसको लेने के लिए, तो हो गई प्रॉपर्टी ट्रांसफर। कल को कुछ भी टूट फूट हो गई तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो बायर की ही जिम्मेदारी है, ठीक है। देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट अ स्पेशल प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, पोजेशन, और जनरल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, ओनरशिप। इसको ध्यान से समझना, इसमें अपन कंफ्यूज होते हैं। देखो स्पेशल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए दिया, या फिर मैंने फॉर एग्जांपल मैं टेंट वाला हूं, ठीक है, तो किसी के वहां मेरा कार्यक्रम था तो मैंने टेंट जो सब है वो सामान दे दिया, तो यार वो किसी पर्पस के लिए दिया ना, वापस मेरे को देगा, तो मैंने सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है कुछ रिपेयर करने के लिए, या फिर मैंने कोई चीज किराए पे दी है तो स्पेशल प्रॉपर्टी करी है ना, इसको बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी, कि वो वापस मेरे पास आएगी, मैंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हो तो मैं बोलूंगा कि ये जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है। तो क्या क्या कीवर्ड हो गए, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इंप्लाई करता है ओनरशिप, लोरी गाएंगे। देखो प्रॉपर्टी पास हो जाती है तो रिस्क भी पास हो जाता है, प्रॉपर्टी पास हो जाती है तो रिस्क भी पास हो जाता है, बायर के पास हो जाता है और सेलर का रिस्क नहीं रहता, इवन भले ही वो स्टिल इन दी सेलर पोजीशन होते हैं। इसीलिए ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना और नॉट अ स्पेशल प्रॉपर्टी। हो गया। चलो इसके बाद कंसीडरेशन बहुत जरूरी है, पैसा मिलना जरूरी है, बिना पैसे के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसीलिए मनी ओनली पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, मनी ओनली। लेकिन मे बी पार्टली भी हो सकता है, मतलब एक्सचेंज में हो सकता है कि पुराना मोबाइल लो नया मोबाइल ले लो, मतलब ऐसा कुछ है ना। उसके बाद है ना, मतलब पार्टली इन मनी पार्टली इन गुड्स भी हो सकता है। व्हेन द गुड्स आर ऑफर्ड इन रिटर्न, और मतलब रिटर्न ऑफ द गुड्स इट विल नॉट द सेल, इसको बार्टर बोलेंगे। मतलब गेहूं के बदले चावल, ठीक है, फ्रिज के बदले टीवी, इसको अपन बार्टर बोलेंगे, है ना। मतलब ये बार्टर केस में आएगा, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। सेल का कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब मनी भी इन्वॉल्व हो, पार्टली इन मनी पार्टली इन काइंड हो, या फिर होली इन मनी हो। होली इन काइंड नहीं चलता। बहुत बढ़िया। फिर नो कंसिडरेशन, तो ये गिफ्ट बन जाएगा भाई, ये सेल होएगा ही नहीं। अगर आप इसे दानवीर करण हो और बिना पैसे कुछ दे रहे हो तो फिर वो सेल में कवर नहीं होगा, वो आपने किसी को गिफ्ट ही दे दिया है। अब अदर एसेंशियल्स भी होने चाहिए। अदर एसेंशियल मतलब क्या, ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या क्या है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, है ना, इनसेन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या होती है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में करने वाला व्यक्ति ही आपस में कर सकता। तो ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रेजेंट, केपेबल ऑफ एंटरिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उसकी जो कंसेंट है वो भी फ्री होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, लीगल होना चाहिए। कंसेंट फ्री का मतलब क्या है कि मैं किसी को ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी दुकान पे कोई आया और ऐसे बंदूक दिखा के आया, तो क्या ये वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं, क्योंकि मेरी कंसेंट फ्री नहीं है। या फिर है ना, मतलब क्या है कि लीगल, फॉर एग्जांपल कि कोई ड्रग्स बेच रहा है या फिर कोई ऐसी चीज बेच रहा है जो इलीगल है, तो वो भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया। तो क्या क्लियर हुआ एसेंशियल्स। तो इसको याद करने का तरीका कैसा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होता है ना, ओटीटी, इसको पैसा देना पड़ता है, कंसिडरेशन, फ्री में नहीं मिलता है। ये ओटीटी में हमेशा कंसिडरेशन देना पड़ता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स अमेजॉन अपन फ्री में नहीं देख सकते, तो ओटीटी से याद करेंगे। ओ का क्या मतलब है, ओ का मतलब है अदर एसेंशियल्स, है ना, अदर एसेंशियल्स। फिर एक टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। एक और टी का मतलब क्या है, एक और टी का मतलब है टू पार्टीज। और फिर कंसिडरेशन से कंसिडरेशन, तो ओटीटी और कंसिडरेशन से इसको अपन याद कर लेंगे, खत्म। उसके बाद हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाओगे। बहुत बढ़िया। ये वही गाना है, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ऑफर और एक्सेप्टेंस जरूरी है। आपने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट भी किया, तो बनेगा क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऑफर टू बाय और सेल इन द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी दुकान पे आए और बोले भैया लैपटॉप बेचोगे क्या, तो ये भैया लैपटॉप बेचोगे क्या, ये जो आप मेरे को ऑफर दे रहे हो, मैं बोलूंगा हाँ बेच दूंगा, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफर आया, एक्सेप्ट हो गया। या फिर मेरा लैपटॉप खरीदोगे क्या, आपने बोला हाँ खरीदेंगे, क्या तो सेलर ऑफर दे या बायर ऑफर दे, और सामने वाला जिसको ऑफर दिया जा रहा है एक्सेप्ट कर ले, ये बन गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है। फिर पेमेंट ऑन द डिलीवरी जरूरी है भाई। या तो देखो अब समझना, या तो आप मेरी दुकान पे आए, मैंने बोला कौन सा लैपटॉप चाहिए, बोले डेल का ये वाला चाहिए, मैंने बोला लो इमीडिएट डिलीवरी। या फिर
आपने इमीडिएट पेमेंट दे दिया, बोले लो बैग भर के पैसे लाया हूं सीधे लैपटॉप दो, तो आपने सीधे क्या किया, इमीडिएट पेमेंट, या तो इमीडिएट डिलीवरी या फिर इमीडिएट पेमेंट या फिर इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी, मतलब अभी आपने पैसे दे, एक हाथ ले, या फिर आपने बोला कि इतने पैसे नहीं है, एक काम करो मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो कैसे भी हो सकता है भाई पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है, इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, दोनों इमीडिएटली भी हो सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है ना कुछ नहीं दुकानदारी की चीजें हैं और क्या है, मतलब ऐसा होता है जनरली। चलो उसके बाद फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, राइटिंग में भी हो सकता है, वर्ड ऑफ माउथ से भी हो सकता है, मतलब बोल चाल से। फॉर एग्जांपल कोई टॉफी खरीदने आया तो मैं क्या उसमें कागज पत्री लेके बैठूंगा क्या, सीधे दे दूंगा ना उसको, तो और या कोई बड़ी चीज का है तो फिर लिखा पड़ी होती है, तो मतलब राइटिंग में भी हो सकता है, वर्ड ऑफ माउथ में भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। टाइप्स, और इसका भी अपने कुछ निमोनिक बना था ना, ओपीसी, ओपीसी से याद कर लो, ओ से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, पी से पेमेंट एंड डिलीवरी और सी से फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यह भी बहुत जनरल चल रहा है, ठीक है ना। चैट में यार सो गए सारे के सारे, एक भी कुछ नहीं लिख रहा है। चलो टाइप्स ऑफ गुड्स पे आते हैं। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से होते हैं, अपन ने गुड्स क्या पढ़ा अभी का, अपन ने क्या बोला, देखो बिना देखे मूवेबल प्रॉपर्टी, सारी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अदर देन एक्शनेबल क्लेम, है ना, और मनी, जिसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, शेयर और स्टॉक होता है, ग्रास होती है, थिंग्स अटैच टू द लैंड होता है, अग्रीज टू बी सीवर फ्रॉम द लैंड होता है, ये सब हो जाता है ना, और पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब भी क्या होता है, गुड्स होता है। तो ये जो गुड्स है उसको बोलते हैं धनिया। क्या बोला अपनी क्लास में, उसको बोलते हैं धनिया। कि टाइप्स ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आया तो गुड्स की डेफिनेशन का पहले धनिया डालेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे ये एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, ये सब। देखो एग्जिस्टिंग कितने बच्चों वाली चीज है। देखो अभी मैं ओन करता हूं, मैं सेलर हूं, सेलर, मेरे पास लैपटॉप रखा हुआ है, मैं पजेस करता हूं, मतलब मेरे पास अभी वो रखा हुआ है, मैं ओन करता हूं, पजेस करता हूं, तो एग्जिस्टिंग गुड्स हो गए। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, अभी मेरे पास अवेलेबल है, आप खरीदने आए ना, मेरे पास अवेलेबल रखा हुआ है वो लैपटॉप, जो भी मैं इसमें डील करता हूँ ना, रखा हुआ है, मतलब मैं ओन और पजेस करता हूँ। क्या कीवर्ड निकले, ओन और पजेस करता हूँ मैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और ये जो एग्जिस्टिंग गुड्स है ना, इसमें अलग अलग गुड्स है। देखो सबसे पहले अनअसर्टेन गुड्स, एक होता है असर्टेन गुड्स, एक होता है स्पेसिफिक। एक एक करके समझते हो क्या है। एक है अनअसर्टेन। अनअसर्टेन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ना आप मेरे पास आए और आपने बोला कि भैया मेरे को एक शादी में एक लहंगा पहनना है, और मैं मान लो कि ये इसी की दुकान है मेरी, तो आप जब मेरे पास आए ना तो आपने क्या बोला पता है, वो करीना कपूर ने उसमें पहना था, ऐसे आपने पूरी मेरे को डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे 3-4 अलग अलग ड्रेसेस दिखा दी, अभी तक अनअसर्टेन्ड है। अनअसर्टेन्ड मतलब अभी तक नहीं पता आप कौन सी ड्रेस को चूज करने वाले हो, वो तो आप उसमें से देखोगे किसमें क्या कैसा कौन सा अच्छा लग रहा है, एक आधी बार से पहन के देख के फिर डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा लेना है। तो आपने क्या किया, वो 4-5 में से अभी अनअसर्टेन्ड है, एक को चूज कर लिया। जैसे ही एक को आपने बोला कि मेरे को तो यही चाहिए, ये हो गया असर्टेन। अनअसर्टेन मतलब क्या है, मैंने 3-4 चीजें दिखाई, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी लेने गए तो मैंने सैमसंग की, एलजी की, ऐसी 3-4 एमआई की, ऐसे 3-4 टीवी दिखा दी। अब उस 3-4 टीवी में से आप अभी तक अनअसर्टेन है, जैसे ही आपने एक चूज कर लिया कि यही चाहिए, तो जैसे ही आपने बोला यही चाहिए, असर्टेन हो गया। क्लियर है। तो अनअसर्टेन्ड अब पढ़ो, गुड्स नॉट आइडेंटिफाइड, अभी आइडेंटिफाइड नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अभी तक डिफाइनाइड भी नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है, सारे कीवर्ड हो गए। आइडेंटिफाइड नहीं है, डिफाइनाइड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से बताया है कि करीना ने पहना था, जब वी मेट में पहना था, सिर्फ इतना ही बताया। अभी तक अनअसर्टेन कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ आपने डिस्क्रिप्शन दी है, अभी तक ना तो आइडेंटिफाइड है, ना डिफाइनाइड है, ना स्पेसिफिक है। सोते सोते लेक्चर देखना, मेरे साथ साथ बोलना, पागल हूं 3-4 बार बोल रहा हूं मैं। आइडेंटिफाइड नहीं है, डिफाइनाइड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से अभी तक बताया गया है। अब असर्टेन पे आते हैं। गुड्स दैट बिकम असर्टेन, उस 3-4 आपने ड्रेस में से एक ड्रेस पसंद कर ली, सब्सिक्वेंट, पहले दिखाया उसके बाद पसंद किया ना, मतलब असर्टेन किया, सब्सिक्वेंटली एंटर्ड इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे असर्टेन हो गया वैसे फॉर्मेशन में हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। और आप समझना कि इसका क्या मतलब है, कभी कभी सुनना, ये असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स को अपन 99% केसेस में सेम ही मांगते हैं, है ना, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, इसीलिए लॉ भी है ना ऑलमोस्ट बोलते हैं कि चल सेम ही है। अब स्पेसिफिक समझते हो क्या समझ आएगा। देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप पहले ही आ गए, आपने क्या बोला कि ना मेरे को ये वाला मोबाइल चाहिए, ये वाला मॉडल, ये वो पूरा आपने स्पेसिफिक बता दिया, और ऐसे मेरे को दिखा भी देखो ऑनलाइन में इतना पड़ रहा है, यही मॉडल दो, तो जो आपने बता दिया तो स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि आपने क्लियरली बता दिया यही वाला मॉडल, पूरा यही, अपना पूरा नाम बता दिया, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। वो आपने बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल आप मेरी दुकान पे गए और बहुत सारी ऐसे ड्रेसेस टांग रही थी उसमें डिस्प्ले में, तो आपने बोला यही वाली निकाल
करके दो, मतलब यही चाहिए, तो आपने बोला स्पेसिफिक। अभी अनअसर्टेन से असर्टेन नहीं हुआ, आपने पहले ही बोल दिया स्पेसिफिकली वही चाहिए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक असर्टेन बस थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन उसको अपन लॉ में तो सेम सेंस में यूज कर सकते हैं, उसमें प्रोविजन भी अपन सेम ही लेंगे, ठीक है। बस इसमें फर्क कितना है कि वो अपन ने छाट करके एक निकाला, और स्पेसिफिक में क्या है कि वो पहले से पता था, या फिर जैसे अनअसर्टेन मैंने ढूंढा वो स्पेसिफिक बन गया। तो ढेर में से मैंने, ऐसे अपन देखते ना कभी वो जब सेल वगैरह लगती है तो कैसे अपन ढूंढते हैं उसमें से फिर एक निकालते, तो जैसे वो अपन ने एक निकाला वैसे वो क्या हो गया, स्पेसिफिक बन गया, ठीक है। ऐसे देसी तरीके से याद होगा अपने को। चलो इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, अभी अपन एग्जाम्पल से क्लियर हो ही गए, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स देखो, फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अभी तो फ्यूचर में है, अभी भाई अभी सिर्फ अपन खाली ख्याली पुलाव पका रहे हैं, अभी फ्यूचर मतलब फ्यूचर में आएगा, अपन उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एक्वायर करेंगे, ठीक है, आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कि ये तेजस आया, तेजस ने बोला भैया भैया मेरी शादी है, ठीक है, मेरी शादी है और मेरे को क्या चाहिए, 1 महीने बाद क्या चाहिए मेरे को, मतलब चावल बनाने पड़ेंगे ना शादी में, तो है ना आप मुझे मतलब 50 किलो चावल देना। तो मैंने बोला देख भाई अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं पहले चावल को उगाऊंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, फिर उसको एक्वायर करूंगा, या तो मैं खरीद करके लाऊंगा, या प्रोड्यूस करूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, और फिर मैं तेरे को उस पर्टिकुलर डेट में जिस दिन तेरी शादी है उस दिन मैं सुबह 12 बजे तेरे वहां चावल डिलीवर करूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। अभी ना तो अभी मैं पजेस नहीं करता, ओन नहीं करता, सारे कीवर्ड लिख के आने, सेलर डज नॉट ओन, डज नॉट पजेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी हम इसको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, अभी प्रोड्यूस करने वाले हैं, अभी एक्वायर करने वाले हैं, है ना। और हमने अग्रीमेंट टू सेल कब कर लिया, आज। सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और सेलर अभी पजेस नहीं करता, ओन नहीं करता, है ना, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए हम इसको अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। तो ऐसा लोरी गा के याद होता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, है ना, आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी सेलर पजेस नहीं करता है, ओन नहीं करता है, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, और ये किस तरीके से ऑपरेट होगा, अग्रीमेंट टू सेल की तरह से। बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट मतलब किसी पर्टिकुलर फ्यूचर इवेंट पे आधारित है। मतलब तेजस फिर से आया और तेजस ने बोला कि भैया मेरी शादी है, चावल चाहिए। तो मैंने पता क्या बोला, मैंने इसको ये बोला कि देख भाई अभी ना तूफान के आसार हैं और हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, मेरी पूरी फसल खराब हो जाए, तो मैं तेरे से वादा नहीं करता, कॉन्टिंजेंट है। अगर बारिश हो गई तो नहीं दे पाऊंगा, अगर बारिश नहीं हुई, फसल वगैरह सब ठीक रही तो दे दूंगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी कॉन्टिंजेंट फ्यूचर इवेंट, जो वो अनअसर्टेन फ्यूचर इवेंट है और जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे कंट्रोल से बाहर है ना। बारिश होगी मेरे को क्या पता, तो ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो जब मेरे कंट्रोल से बाहर है तो ये देखो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है। अगर ये फ्यूचर इवेंट हुआ तो नहीं दे पाऊंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। याद रखना, मतलब ऐसा फ्यूचर इवेंट अगर घट गया और अगर, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, है ना। फिर ये मेरे से कॉम्पनसेशन थोड़ी मांग सकता, क्योंकि मैंने पहले से बोला था भाई अगर ये हुआ तो ही दे पाऊंगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो याद है क्या बोला मैंने, एक्विजिशन करेगा कब, डिपेंड करता है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे। खत्म खेल, अभी तक चल रहा है सही, दिक्कत तो नहीं आ रही है, तीनों याद हो गए। चलो उसके बाद अपन आते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट। सबसे बच्चों वाला टॉपिक, कुछ भी नहीं है। देखो फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट में बताओ, अभी मैंने बोला क्या डिफरेंस है। फ्यूचर में क्या होता है, अभी मैंने सब सर्टेन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हुआ तो दूंगा। मतलब फ्यूचर में कोई कॉन्टिंजेंट या अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की बात नहीं करी गई। देखो येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस, मतलब एक बार याद करो, बार बार इस्तेमाल करो। एक बार किसी लाइन को अपन ने क्या किया है ना, वो एक बार अपन ने किसी लाइन को याद किया, बार बार अपन ने आंसर में यूज किया। टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस, टू बी एक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन डिपेंड किस पे करती है, कॉन्टिंजेंसी पे, अनसर्टेन इवेंट पे। बहुत बढ़िया। उसके बाद एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये उसका एक और भाई आ गया, डिपेंड्स। ये किसी अनसर्टेनिटी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। स्कोप क्या है भाई, डू नॉट इंक्लूड कॉन्टिंजेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉन्टिंजेंट हमेशा, दिस इज द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब क्या बोला है कि इसमें कॉन्टिंजेंट गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि कोई कॉन्टिंजेंसी थोड़ी बात की गई है कि कोई फ्यूचर इवेंट होगा तो हम इसको देंगे, लेकिन यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी है, तो दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, ऊपर नीचे वाला। फिर इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें सर्टेनिटी है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे सर्टेनिटी है, कल को अगर मान लो कि मैं इसकी शादी के दिन चावल लेके नहीं पहुंचा और मैंने फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो
कंपनसेशन मांगेगा ना मेरे से, बोलेगा आपने तो बोला था, अब यार फॉर एग्जांपल मैंने से 100 रुपए किलो में देने की वादा करा था, अब इसने इमीडिएटली जा करके 150 में लेके कहीं से लेके आया, तो बोले लो 50 रुपए दो मेरे को वापस से, क्योंकि आपकी वजह से क्या हुआ, मेरे को नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पर ये अनसर्टेन है ना भाई, इसमें तो मेरी गलती ही नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको याद किया। अब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आ रहा है, वो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। बहुत बढ़िया। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जैसे कल अपन ने नहीं पढ़ता बियरर, उसके जैसा ही होता है। डॉक्यूमेंट मतलब कि ये मेरे पास, मैं होल्डर हूं, है ना, अब मैं इसको दिखाऊंगा और क्या करूंगा, सामान ले लूंगा। फॉर एग्जांपल क्या है ना, मेरी दुकान पे मैंने क्या बोला कि ये देखो मैं ये इसको साइन कर रहा हूँ, ये 10 किलो चावल, ये 10 किलो चावल है ना, और ये जो है जो भी मेरे को दिखाएगा मेरे को उसको ये चावल देने पड़ेंगे। मतलब ये क्या है, होल्डर। होल्डर, ये देखो होल्डर कैपेबल हो जाता है डीलिंग इन द गुड्स मेंशन इन इट एज इफ ही इज द ओनर, इट इज यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल। मतलब अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये मानूंगा कि मेरे पास पोजीशन भी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने बोला जो भी ये कागज दिखाएगा हम उसको गुड्स दे देंगे, तो वो आया कागज दिखा के और मैंने इसको क्या किया, वो गुड्स दे दिया, तो ये ओनर बन गया। अब इसके पास कंट्रोल आ गया, अब ये जो चाहे उन गुड्स के साथ कर सकता है। मतलब होल्डर कैपेबल बन जाता है, होल्डर कैपेबल बन जाता है डील करने के लिए जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में क्या है मेंशन्ड है, एज इफ ही इज द ओनर, और उसके पास एक प्रूफ हो जाता है पोजीशन और कंट्रोल का। मतलब अब मेरे पास पोजीशन है, अब मेरे पास कंट्रोल है, और एज इफ मैं ओनर ही बन गया। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, हाँ ये एक तरह का बेरर डॉक्यूमेंट है, जो ले जा करके देगा उसको वो मिल जाएंगे गुड्स। लेकिन देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में इंक्लूड होता है, देखो बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट। ये क्या होता है ना, जैसे हमने किसी को ऑथोराइज कर दिया कि चाहिए दिखा करके लेके आ जाना गुड्स को, तो ये रेलवे रिसीट, रेलवे में से माल छुड़ाने के लिए वो रिसीट दिखाना पड़ेगी, जो दिखाएगा रेलवे वाले उसको दे देंगे गुड्स। या फिर वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस में जैसे अपन वो सर्टिफिकेट देंगे वैसे ही वो देख करके अपना माल अपने को दे देगा। या फिर बिल ऑफ लीडिंग कि अपने को पोर्ट से माल छुड़ाना है तो बिल ऑफ लीडिंग लगता है। डॉक वारंट, डॉक से माल छुड़ाना है तो क्या लगता है, डॉक वारंट लगता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट दिखा करके मैं इंटाइटल्ड हो जाऊंगा कि मेरे को उन गुड्स की डिलीवरी मिल जाए। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जो दिखाएगा, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ किसी का, जो दिखाएगा उसको गुड्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। लेकिन अब आता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। शोइंग टाइटल का मतलब पता क्या होता है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट में हर्ष सोमानी का ही नाम लिखा है तो उसी के नाम पे शेयर है ना। अगर मान लो किसी और का नाम लिखा है तो उसके नाम पे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो शेयर कोई भी दिखाएगा, वो रिसीट कोई भी दिखाएगा तो उसके नाम पे शेयर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम लिखा है, जैसे अपन ने एयरलाइंस की टिकट देखी है, रेलवे के टिकट में तो क्या होता है कि जिसके पास टिकट है वो जाके सीट पे बैठ सकता है, लेकिन एयरपोर्ट में जाके अपने को जब अपन फ्लाइट से जाते हैं तो अपना नाम लिखा हुआ होता है ना, अपने नाम की बोर्डिंग होती है वहां पे। तो इसीलिए उसी तरीके से बात कर रहे हैं कि अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डज नॉट गिव एनी राइट टू ट्रांसफर द गुड्स। मतलब जैसे शेयर सर्टिफिकेट है, शोज दैट अ पर्सन नेम्ड देयरिन ओनर ऑफ द शेयर्स रिप्रेजेंटेड बाय द इट बट डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ द शेयर, है ना, बाय डिलीवरी ऑफ द सर्टिफिकेट। मतलब सिर्फ डिलीवरी से वो इधर उधर, फॉर एग्जांपल मैंने वो शेयर सर्टिफिकेट किसी और को दे दी है तो क्या वो ओनर हो गया क्या, नहीं, क्योंकि उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में तो क्या है कि जैसे ही मैंने किसी और को पोजीशन दिया, वो जाकर के भी क्या कर सकता है, गुड्स को छुड़वा सकता है वहां से। मतलब पकड़ में आया, मतलब क्रक्स यही है, नीचे वाले में नाम लिखा हुआ होता है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में नाम लिखा हुआ होता है, ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता, जो दिखाएगा उसको गुड्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या बने देखो, होल्डर कैपेबल बन जाता है डीलिंग करने से, एज इफ कि वही ओनर है, एज इफ वही ओनर है, और ये प्रूफ बन जाता है पोजीशन का। फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या क्या आता है, बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट। और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में क्या है, ये कोई राइट नहीं देता ट्रांसफर का, ठीक है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, ये सिर्फ शो कर रहा है टाइटल, जिसका नाम लिखा है उसी को मिलेगा। अब क्लियर हुआ। चलो अब आगे आते हैं प्राइस। अपन बार बार बोल रहे हैं प्राइस, तो देखो प्राइस में क्या आता है, देखो प्राइस अलग अलग तरीके से फिक्स कर दी जाती है। प्राइस मतलब कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन एक तो कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे लिए कोई अलग तरीके की कार बना रहे हो, जैसे मान लो कि ये अभय है, तो ये इतना बड़ा इंजीनियर बन गया कि इसने क्या बोला कि मैं उड़ती हुई कार बनाऊंगा, तो मैंने बोला चल एक मेरे लिए भी बना दे। तो क्या हुआ कि इसने बोला कि भैया पहली बार मैं कार बना रहा हूँ, तो है ना आप कितने पैसे दोगे, तो मतलब तू बता कितने, बोले 50 लाख रुपए दे देना।
तो जो 50 लाख रुपए ने ये फिक्स्ड है कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, तो ये 50 ही लेगा, 50 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं लेगा। लेकिन अग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड, इसने बोला भैया देखो ऐसी बात है, पहली बार कार बना रहा हूँ, मेरे को क्या पता, तो अपन एक मैनर डिसाइड कर लेते हैं। तो मैनर में इसने क्या बोला कि देखो जो भी मेरा खर्चा आएगा ना, उसमें भी मुझ गरीब को क्या करना, 10% बढ़ा के दे देना, जितना भी खर्चा आएगा उसमें 10% बढ़ा के दे देना। क्या इसने मैनर फिक्स कर दिया क्या, मतलब या तो इसने फिक्स कर दिया 50 लाख 50 लाख, या फिर इसने बोला कि मैनर फिक्स कर देता हूँ, इस मैनर में दे देना, है ना, कि जितना मेरा खर्चा आया उसमें 10% बढ़ा के दे देना, मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। या फिर फाइनलाइज्ड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग, इसने क्या बोला, भैया अभी काम शुरू कर रहा हूँ, मेरा काम देख करके अपन फाइनल कर लेंगे, है ना, अपन जब डील करेंगे ना तो फाइनलाइज इन द कोर्स ऑफ डीलिंग, डील करते करते फाइनल कर लेंगे। मतलब या तो मैंने पहले से फिक्स कर दिया, या फिर मैंने कोई मैनर फिक्स कर दिया कि इस मैनर में ये प्राइस फिक्स हो जाएगी, या फिर फाइनलाइज्ड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग, जैसे जैसे अपन डील कर रहे होंगे उस कोर्स ऑफ डीलिंग में अपन इसको मतलब काम करते करते या फिर मैन्युफैक्चर करते करते जैसे अपना खर्चा होता जाएगा, वहां पर आप मेरा काम देख के क्या करना, फिक्स कर देना, ठीक है। उसके बाद रीजनेबल प्राइस क्या होता है, रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है, देखो When the price cannot be fixed in any way mentioned, मतलब ना तो मैं फिक्स कर पा रहा हूं, ना ही मैं मैनर डिटरमाइन कर पा रहा हूं, ना ही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग वो फिक्स हो पा रहा है, तो मैंने क्या बोला पता है, अभी फिक्स नहीं है ना, तो एक काम करो आप मेरे को रीजनेबल प्राइस दे देना। फॉर एग्जांपल इसने क्या बोला कि देखो कार बना रहा हूं ना आपके लिए, ना तो फिक्स कर पा रहे हैं, ना ही अपन कोई मैनर डिफाइन कर पा रहे हैं, ना ही अपन इसको फाइनलाइज इन द कोर्स ऑफ डीलिंग कर पा रहे हैं, तो एक काम करो आप क्या करो, मेरे को रीजनेबल प्राइस दे देना, जितना वाजिब बनता है, मतलब जितना मेरा खर्चा हुआ है, जितना मेरी मतलब जितना बनाने का मेरी खुद की फीस होनी चाहिए, वो मिला मुलू के एक रीजनेबल प्राइस दे देना। तो ये रीजनेबल प्राइस पता है सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेंगे, सर्कमस्टांसेस, वो सर्कमस्टांसेस अपने को नहीं जानने, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। कल को मैंने इसको कम पैसे दिए, ये कोर्ट में चला गया, तो वो वकील आपस में वो तर्क वितर्क करके देखेंगे रीजनेबल प्राइस क्या होता है। हमें क्या याद करना है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है वो रीजनेबल प्राइस, खत्म कहानी, ठीक है ना। बायर हु हैज रिसीव्ड एंड यूज्ड द गुड्स मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस। एक और एग्जांपल, मेरा लैपटॉप जो है आपने रिपेयर किया और है ना उसमें कुछ ऐसे वगैरह पार्ट्स लगने थे जो आपने बोला कि अभी मैं नहीं बता सकता कितने पैसे लगेंगे, लेकिन क्या आप रीजनेबल प्राइस दे देना। तो ये मेरे से अगर मांगेगा तो यार 2000 3000 मांगेगा, ये मेरे से पता है लैपटॉप 50,000 का, ये मांग रहा है कितने 60,000 70,000 दे दो, तो ये अनरीजनेबल मांगेगा, थोड़ी दूंगा मैं इसको। जितने लगते हैं, जितने दूसरे लैपटॉप वाले मांगते हैं उतना रीजनेबल वाजिब दाम मुझसे ले ले, ये होता है रीजनेबल प्राइस। तो याद करने वाले कीवर्ड्स क्या क्या हो गए, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है रीजनेबल प्राइस, और बायर बाउंड है पे करने के लिए, उसको रीजनेबल प्राइस, मस्ट पे रीजनेबल प्राइस, खत्म। फिर वैल्यूएशन बाय द थर्ड पार्टी, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो क्या होता है, मान लो कि इसने मेरे को बोला कि देखो भाई मैं इंजीनियर तो हूं लेकिन मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट से वैल्यू करवाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, मैं आपके लिए कार बना देता हूं। अभी जो कार बना है ना, इसको मैं ना एक एक्सपर्ट से वैल्यू करवाऊंगा, और वो जो वैल्यू लिख करके दे देगा ना, उतने पैसे आप मुझे दे देना। बोले हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। तो इसने क्या बोला पता है, अभी फिक्स टू बी फिक्स्ड, अभी फिक्स्ड होगी वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी एंड सच थर्ड पार्टी डज नॉट मेक द वैल्यूएशन। मतलब क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल ये अभय है, इसने मेरे लिए कार बनाई है ना, और ये तेजस है, ये बहुत अच्छा मतलब इससे सीनियर कोई है इंजीनियर, तो इसको बोला गया कि तू वैल्यू कर, ठीक है, लेकिन ये भी वैल्यू नहीं कर पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। आप बोलोगे क्यों, देखो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस क्या था, एसेंस सबसे जरूरी क्या है, प्राइस, और प्राइस डिटरमाइन करने का मैनर ही क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। मतलब जो मतलब बेस था, कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या था, प्राइस, और वो प्राइस ही अब डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि तेजस नालायक निकल गया, ये वैल्यू ही नहीं कर पाया। तो अगर ये वैल्यू नहीं कर पाया तो ऐसे केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाए, क्योंकि जो मेन बेस था कॉन्ट्रैक्ट का वही फुलफिल नहीं हुआ। आई बात समझ में, तो इसीलिए लिखा हुआ है बाप, देखो क्या लिखा है, वॉइड, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉइड, कि अगर कुछ हुआ तो वॉइड ही हो जाएगा, खत्म कहानी। उसके हाउएवर व्हेन द बायर हैज रिसीव्ड एंड यूज्ड द गुड्स ही इज बाउंड टू पे रीजनेबल प्राइस। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इसने मेरे को कार इसने मेरे लिए बने, मैंने उड़ा के चला के सब मतलब यूज भी कर दिया, है ना मतलब रिसीवर मैंने यूज भी कर दिया, तो फिर रीजनेबल प्राइस मेरे को इसको देना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्राइस डिटरमाइन होगी। अब रिवीजन करते हैं, सबसे पहले फिक्स करेंगे, या तो पहले से फिक्स कर देंगे या फिर कोई मैनर डिटरमाइन कर देंगे। मैनर नहीं डिटरमाइन हो पाया तो फाइनलाइज इन द कोर्स ऑफ डीलिंग कर देंगे। इन तीनों से भी अगर कुछ नहीं निकला तो रीजनेबल प्राइस दे देना। रीजनेबल प्राइस कैसे निकलेगा, मतलब सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है, मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस, बाउंड टू पे अ रीजनेबल प्राइस। और अगर मान लो वैल्यूएशन बाय द थर्ड पार्टी होता है
और थर्ड पार्टी भी वैल्यू नहीं कर पाई, है ना, डज नॉट मेक द वैल्यूएशन, तो फिर वॉइड ही हो जाएगा। हाउएवर अगर बायर ने यूज कर लिया हो, रिसीव कर लिया हो, तो फिर रीजनेबल प्राइस दे देना, खत्म। चलो उसके बाद ईदर पार्टी एट फॉल्ट एंड रेमेडी, इसका क्या मतलब है? देखो क्या हुआ कि ना इसने सोचा कि यार है ना, मैंने कार तो बना ली, मैं तो उसको करोड़ों में बेच दूंगा और ये वैल्यू करेगा, तो एक काम करता हूँ मैं ना वैल्यूअर को परेशान करता हूँ। मतलब बात समझना मैंने क्या बोला। इसने क्या बोला कि यार ये करोड़ों में बेच दूंगा, यूएस में बेच दूंगा जाके, मैं क्या इनको बेच रहा हूँ, ये कितने पैसे दे पाएंगे, एक काम करता हूँ ये कितनी वैल्यू करेगा, ये जितनी वैल्यू करेगा ना तो ये हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ इसको परेशान करता हूँ। तो पता है ये है ना जैसे अपना काम कर रहा है ना, ये हर चीज में टांग अड़ा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है पता है, मान लो कि ये तेजस अजम्पशंस लगा रहा है कि अच्छा ये इतना इसमें पेट्रोल लगेगा, ऐसा तो एसी, दूसरी गाड़ी कितनी, ऐसा पूरे रिसर्च एनालिसिस कर रहा है वैल्यू करने के लिए। और ये क्या कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, करने ही नहीं दे रहा, आपका ये अजम्पशन गलत है, ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। और इस चक्कर में पता है इसने उसको वैल्यू ही नहीं करने दिया, मतलब इसने प्रिवेंट किया, प्रिवेंट मतलब प्रिवेंटेड बाय मेकिंग फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन, मतलब तेजस को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि तू मत कर वैल्यूएशन। और इस पर्टिकुलर चीज की वजह से अगर मेरे को नुकसान होता है, मतलब पार्टी एट डिफॉल्ट के कारण, पार्टी नॉट एट फॉल्ट को मुझे अगर नुकसान होता है तो ये मुझे डैमेजेस देने के लिए लायबल हो जाएगा। आई बात समझ में मैंने क्या बोला? मतलब कि पार्टी एट फॉल्ट, चाहे सेलर चाहे बायर, अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करते हैं कि तू वैल्यूएशन मत कर, या फिर वैल्यू करने से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके काम में बाधा डालते हैं, और उस पर्टिकुलर इसके काम की वजह से अगर मान लो मुझे, मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको कुछ डैमेजेस होते हैं, नुकसान होता है, तो पार्टी एट फॉल्ट को पे करना पड़ेंगे वो डैमेजेस। पार्टी एट फॉल्ट, डैमेज, सेलर बायर, नॉट एट फॉल्ट, सारे कीवर्ड बोल दिए मैंने। हाँ फिर वॉइड हो जाएगा, फिर तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे और ये भी वॉइड ही हो जाएगा क्योंकि वो कर ही नहीं पाया ना। लेकिन मान लो कि जानबूझ के आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो, तो फिर आपको डैमेज भी देने पड़ेंगे। ये है, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही हो जाएगा क्योंकि प्राइस ही असर्टेन नहीं हो पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा। अभी तक यहाँ तक जो मैंने बताया वो क्लियर चल रहा है क्या? किसी को भी कोई भी शंका है, कोई चीज याद नहीं हो रही हो तो बता दो, ठीक है। अब अपन आते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। देखो सेल और अग्रीमेंट टू सेल, देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी अग्री कर दिया, अभी मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी है, और सेल में क्या है इमीडिएटली मैंने ट्रांसफर कर दी। देखो प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी, कीवर्ड भी उतनी अंडरलाइन है, ज्यादा मैंने किया भी नहीं। देखो और यहाँ पर ट्रांसफर कब होती है? फ्यूचर टाइम में होगी सब्जेक्ट टू कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन अपन बोलेंगे, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो जाकर, मतलब कोई कंडीशन में डिपेंड करता है अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। उसके बाद मतलब ये कंडीशन, ये नहीं कॉन्टिंजेंसी नहीं बोला है मैंने, कंडीशन बोला है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ये कॉन्टिंजेंसी नहीं है, कोई कंडीशन है। कंडीशन मतलब 3 महीने बाद दूंगा, ये होता है। कॉन्टिंजेंसी अलग चीज होती है, वो फिर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ रिस्क क्या है? ओनर जो है वो कैसे बन जाता है? मतलब जैसे ही इमीडिएटली ट्रांसफर हुई वैसे ही क्या हो जाए, बायर ओनर बन जाएगा और बायर के पास रिस्क भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिस्क कब आता है? अभी तक किसके पास है? सेलर के पास ही है, क्योंकि अभी तो अग्री टू सेल किया है, अभी सेल ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद राइट क्रिएटेड का क्या मतलब है? यहाँ पर राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आ जाता है। इसका क्या मतलब है? होल वर्ल्ड का मतलब क्या है? होल वर्ल्ड, देखो ऊपर का कुछ करना था क्या तुमको? कर लो फटाफट। होल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास वो अभी आ गया, पोजीशन आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अब ये मतलब ये गुड्स मेरे हैं तो मेरे ही हैं, मतलब ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये पूरे होल वर्ल्ड अगर कोई भी आ जाए तो मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये बॉटल अगर मैंने किसी से, अब ये पूरे होल वर्ल्ड के कारण कोई भी वर्ल्ड का व्यक्ति इसको क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी बॉटल है। होल वर्ल्ड के अगेंस्ट मेरा क्या आ गया? अधिकार आ गया। लेकिन जब अग्रीमेंट टू सेल होता है तो सिर्फ उस पर्सन के अगेंस्ट तो अधिकार आता है, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास पोजीशन ही नहीं है, तो सिर्फ मैं उस सेलर का ही गला पकड़ सकता हूँ, या फिर बायर खरीदने से मना कर दे तो वो सिर्फ बायर का ही गला पकड़ सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना। इसीलिए यहाँ पे होल वर्ल्ड के अगेंस्ट अधिकार आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही अधिकार आ पाता है। उसके टाइप्स ऑफ गुड में बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे स्पेसिफिक और असर्टेन्ड होते हैं, लेबर फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट होते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने क्या बोला, कॉन्टिंजेंट इंक्लूड्स फ्यूचर, क्योंकि कॉन्टिंजेंट भी सारे फ्यूचर के तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ही ना। यहाँ भी अभी डिलीवरी नहीं हुई, वहां भी नहीं हुई, बस यहाँ पे डिपेंड क्या करता है, यहाँ पे कोई कॉन्टिंजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे कोई कॉन्टिंजेंसी इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर जनरली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेटा एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, देखो एग्जीक्यूटेड जो हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब मैंने इसको लैपटॉप दिया, उसने मेरे को पैसा दिया, एग्जीक्यूटेड। लेकिन एग्जीक्यूटरी मतलब कुछ ना कुछ अभी बाकी है, या तो पैसा देना बाकी है, इंस्टॉलमेंट्स बाकी है, या फिर अभी डिलीवरी करना बाकी है, डिलीवरी नहीं तो कुछ पैकिंग करना बाकी है, इंस्टॉलेशन बाकी है, किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटरी है, अभी एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ द बायर क्या हो जाता है, बायर स्यू कर सकता है नॉन डिलीवरी पे अगर उसने पैसे पे कर दिए हैं तो, लेकिन यहां पर वो सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो बायर ने ही पैसे दे दिए तो ऑब्वियस सी बात है वो मांगेगा ना कि मेरे गुड्स हो, लेकिन मान लो कि अभी अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अभी इसने कुछ पैसे तो दिए ही नहीं है, अनलेस द प्राइस वाज पेएबल। ध्यान से समझना, अगर मैंने पैसे दे दिए तो मैं क्लेम करूंगा ना। फॉर एग्जांपल मैंने अग्री टू सेल किया था और सामने वाले से पूरा पेमेंट ले लिया था, तो वो पूरा पेमेंट मेरे को वापस देना पड़ेगा। लेकिन मान लो अभी पेमेंट कुछ नहीं लिया है और अग्रीमेंट टू सेल ही हुआ था, तो ऐसे केस में सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। मतलब मैंने क्या बोला, एकदम नॉर्मल दुकानदार की लैंग्वेज में सुनो। ऑब्वियस सी बात है, किसी से पैसा ले लिया और उसको माल ही नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको पैसा उसका वापस देना पड़ेगा, या फिर उसको कुछ नुकसान हुआ तो डैमेज देने पड़ेंगे, वही लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में? चलो यार ये पता, ये चैप्टर याद करने का कम और लॉजिकली सोचने का ज्यादा है। हर चीज को अपन बोल बोल के चिल्ला के याद नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीजें चल रही है कि कुछ देखो एग्जीक्यूटरी अपने को यूं याद हो गया, नोइंगली ट्रांसफर या नॉन डिलीवरी, ऐसे कुछ ऐसे कीवर्ड है, सिर्फ इसी को लिख करके आना है, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख के आना और लॉजिकली समझना है, ठीक है। बस इतना ही है ना, क्योंकि ये भी 20 नंबर तक का आएगा और बहुत ही ईजी है, ठीक है, कुछ नहीं है। उसके बाद राइट ऑफ द बायर क्या हो सकता है, देखो ये पढ़ लिया। राइट रिस्क ऑफ लॉस ऑफ द गुड्स, मतलब अगर गुड्स लॉस्ट हो गए तो फिर बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अभी सेल कर दिया, जैसे सेल कर दिया तो सारे रिस्क एंड रिवार्ड किसके हो गए, बायर के हो गए। लेकिन यहां पर सिंस रिस्क इज एसोसिएटेड, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सिंस रिस्क इज एसोसिएटेड विद द ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड, तो लॉस जो है वो सेलर ही बॉर्न करेगा। तो मतलब यहाँ पे लॉस किसका होगा, सिर्फ सेलर का होगा, सिर्फ इतना याद रखना, क्योंकि अभी तक मैंने सेल नहीं किया तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, फिर ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई तो रिस्क भी ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। और सेल टैक्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सेल टैक्स कब लगता है, जब सेल हो जाती है, सेल ही नहीं हुई तो यहाँ पर सेल हो गई तो सेल टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे अभी सेल ही नहीं हुई। जैसे अग्रीमेंट टू सेल में मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा और पैसा ले लूंगा, तब यहाँ भी सेल टैक्स लग जाएगा, ठीक है। इसको वैसे जीएसटी लिखना था, लेकिन पुराना लॉ है ना, इसलिए सेल टैक्स चल रहा है वो। चलो हाँ, देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, पता है, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये अग्रीमेंट टू सेल में आ ही नहीं सकता। आप क्या बोल रहे हो पता है, बायर के पास पोजीशन है, किसी और के पास पोजीशन है, हो ही नहीं सकती ना। यहाँ पे तो अभी वो मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, एक्वायर करेगा, और एक्वायर करके फिर डिलीवरी देगा ना बायर को, तो ये तो कैसे नहीं हो सकता। ये तो आप बेलर बेली पे पहुंच गए, वो तो फिर बाद में आगे पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे नहीं आएगा वो। अग्रीमेंट टू सेल में तो क्या बोला मैंने, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी एक्वायर्ड, बाकी को आ गया समझ में क्या बोला, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी एक्वायर्ड, टू बी प्रोड्यूस करके इसको देगा, डिलीवर करेगा, तो वो अग्रीमेंट टू सेल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप जो बोल रहे हो पोजीशन में है, वो सब बेलर बेली का केस है, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर का क्या मतलब है ना। फॉर एग्जांपल ये बहुत कलाकार है, ये नील बहुत कलाकार है, तो इसने क्या बोला कि ये मेरे लिए ना वो अच्छा सुंदर सा वो बनाएगी, वो आर्ट वर्क होता है ना, तो ये मान लो ये वर्क एंड लेबर अच्छा कर रही है, तो इसने बोला मेरे लिए झूमर बनाएगी, ऐसे 3-4 चीजें अलग अलग बनाएगी, तो ये वर्क एंड लेबर कर रही है। तो देखना इसमें क्या है, ये सर्टेन वर्क परफॉर्म कर रही है, नॉट स्पेसिफिकली ट्रांसफर, मतलब इसमें प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली ट्रांसफर नहीं हो रही है। ये हो सकता है आ करके कुछ काम कर रही है, मैंने इसको सारे मतलब मटेरियल वगैरह लाके दे दिया, इसने सिर्फ उसमें वर्क एंड लेबर परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होना मैंडेटरी है, जरूरी है। यहाँ पर जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, हो सकता है ये चीज हमारी ही है, ठीक है। मैं जानबूझ के पता है बिल्डिंग बनाने का एग्जांपल ले रहा है, क्योंकि वो कवर नहीं होता, इसीलिए अपन ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं आर्ट वर्क और मशीन वगैरह के, ठीक है। फिर एक्ट इन्वॉल्व क्या है, इसमें क्या है, इसमें डिलीवरी जरूरी है, लेकिन इसमें एक्सरसाइज ऑफ स्किल एंड लेबर। ये नील ने क्या कह रहा है, कोई मेरे को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, इसने वर्क एंड लेबर प्रोवाइड किया, ठीक है, इसलिए। उसके बाद ये बस इतना ही है, एग्जांपल देख लेना, फिर इलस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी ठीक है। अब सेल एंड हायर परचेज पे आ जाता है। देखो सेल एंड हायर परचेज मतलब क्या, हायर परचेज मतलब क्या देना, किराए पे देना, सिंपल समझो। किराए पे कैसे, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस शुरू किया, लेकिन आपने बोला कि यार
खरीदने का क्या मतलब है, करोड़ों की मशीन आ रही है, एक काम करते हैं ना अपन, इसको क्या करते हैं हायर परचेज पे ले लेते हैं, जितने टाइम यूज आएगा उतने टाइम अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसके बाद वापस दे देंगे और किराया भर देंगे, वही मतलब है। यहाँ पर इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट में पूरी मैंने वैल्यू दे दी मशीन की, तो वैल्यू मेरे मतलब फिर मेरे पास ओनरशिप आएगी, लेकिन यहाँ पे तो पूरे पैसे देके इमीडिएटली मेरे पास डिलीवरी मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है। यहाँ पे बायर इमीडिएटली ओनर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हायरर ना बेली की तरह काम करता है। बेली मतलब बेली का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था बेलमेंट का, कि हमने कोई गुड्स दिए किसी ने किसी पर्पस के लिए, और जैसे वो पर्पस फुलफिल हो गया हमने उसको वापस दे दिए, तो ये वही ना पर्पस क्या है, किराए पे देना। तो हायरर क्या है, बेली जैसा काम करता है। फिर राइट ऑफ टर्मिनेशन क्या है, यहाँ पर आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, एक बार अगर आपकी सेल हो गई तो हो गई, फिर आप कोई टर्मिनेट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पर विदाउट एनी लाइबिलिटी, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने जितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी थी उतनी सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, अब मेरे को मशीन की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वापस दे आऊंगा उसकी मशीन, ठीक है। और फिर बायर की इंसॉल्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल बायर की इंसॉल्वेंसी हो गई, मैंने उसको मशीन पहुंचा दी, और जैसे ही मशीन पहुंचाई अगले दिन न्यूज आ गई कि ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो मेरी रिस्क है, अब मेरे को उससे पैसा नहीं मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पर सेलर का कोई रिस्क ही नहीं है, मैंने देखा मैंने इसको किसी को मतलब मशीन उधार पे दे रखी थी, सॉरी मतलब उस पर किराए पे दे रखी थी, जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ उसकी फैक्ट्री से जाकर के मशीन उठा के अपने घर ले आऊंगा, सिंपल। फिर पासिंग ऑफ टाइटल, मतलब ये लॉजिकली हो रहा है क्या, क्लियर, मतलब अपन डिस्कस कर रहे हैं ये सब लॉजिक, मतलब आपको अगर आप सोचो कि यार कैसा ऐसा ही होना चाहिए तो वैसा ही हो रहा है, क्योंकि सारे लॉजिक्स पे बेस्ड है। ऑब्वियस सी बात है ना, वो इंसॉल्वेंट हो गया और मैंने अगर सेल कर दिया था तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी को किराए पे दे रखा और वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो मेरी ओनरशिप है ना, तो मैं जाकर के लेके आ सकता हूँ, सिंपल। फिर बायर कैन पास द गुड टाइटल, मतलब जो बायर है मतलब मैं हूँ, मैंने किसी चीज खरीदी तो मेरी हो गई, अब मैं किसी को भी ट्रांसफर करूँ, गिफ्ट करूँ, कुछ भी करूं। लेकिन यहां पर क्या, मैं जो किराए पे लेकर के आया वो किसी और को थोड़ी ट्रांसफर कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी ही नहीं है। और यहाँ पे टैक्स क्या है, यहाँ पे टैक्स कब चार्ज होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे चार्जेबल ही नहीं है, क्योंकि क्या है, ये रिपन्स इनटू सेल, क्योंकि जब सेल बनेगा, रिपन्स इनटू सेल मतलब जब सेल बन जाएगा जब ये सेल्स टैक्स में आ जाएगा, सिंपल है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद अपन बढ़ते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रक्शन मतलब के तबाही मच जाना, मतलब के डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब डैमेज हो गए। देखो क्या है, व्हेन देयर इज अ contract for a sale of a specific goods and the contract is void if the goods have got destroyed। मतलब क्या है, मतलब जब contract of sale बनता है specific goods का, और है ना जो मतलब contract void हो जाएगा, goods destroyed हो जाएंगे। मतलब क्या है कि आपने मेरे को क्या बोला कि ना आप है ना मुझे लैपटॉप देना, अग्रीमेंट टू सेल सब हो गया है ना, और जैसे ही आप मेरी दुकान पे आ रहे थे पता चला कि ये लैपटॉप जो है वो गिर के टूट गया, तो आपकी क्या गलती, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा। मैंने आपके लिए निकाल करके रखा था, ना तो आपने अभी तक मेरे को पेमेंट दिया, ना ही अपना कोई अग्रीमेंट बना, उसके पहले डैमेज हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हो। तो वही लिखा है बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, उसके पहले अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, खत्म कहानी, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो वाइड हो गया। लेकिन बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब आपने क्या बोला, आपने मेरे को ये बोला कि ये वाला लैपटॉप ये वाले मॉडल का मंगवा के रखना, और मैं आपके लिए मंगवा के रखूंगा, अभी अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो क्या हुआ है, व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर गेट डैमेज, तो भी वो वॉइडेबल बन जाता है। ध्यान से समझना, ना तो मेरी गलती थी ना तो बायर की गलती थी, है ना, किसी की भी कोई गलती नहीं थी, और गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। मतलब व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल, और स्पेसिफिक गुड्स का मतलब बता दिया यही वाला मॉडल मैं आपके लिए तैयार रखूंगा, टेबल पे रखा हुआ है, ये अग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है। लेकिन ना तो मेरी गलती है ना ही बायर की गलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई चोरी करके ले गया, किसी की भी गलती नहीं थी, तो ऐसे केस में फिर वो वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब वो किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा, बायर के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब वो चाहे तो फिर उसको मतलब या तो उसको अग्रीमेंट टू सेल माने, ऑब्वियस सी बात है, क्यों मानेगा, क्योंकि वो उसका नुकसान खुद क्यों कराएगा, इसीलिए उसको वॉइडेबल लिखा है, ठीक है। कि अगर वो उसको आप अग्रीमेंट टू सेल मान के कॉम्पेंसेशन वगैरह आपस में ले दे सकते हो। क्या समझ नहीं आया, क्या वॉइड होगा, अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ऊपर किधर आएगा, मतलब ये ऊपर हेडिंग में कि नीचे, लास्ट लाइन में ना, हाँ ठीक है, तो ये वॉइड हो जाएगा, मतलब वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइडेबल लिखा है, वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड ही होगा, मतलब दोनों केस में ही वॉइड लिख लो। ये वाला गलत लिखा हुआ है ना, ये वाला, कोई बात, इसको अपन काट ही देते ना, वॉइडेबल, सिर्फ वॉइड लिख लो, सर ने कराया ना पक्का, चलो वॉइड हो जाएगा।
तो क्लियर है, मतलब अभी तक अपन ने क्या बोला, अभी तक अपन ने ये बोला कि बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, एक ही बोल रही है, बाकी कोई नहीं बोल रहा, किसी ने लिखा नहीं था क्या, तो बोलना चाहिए ना, अब मैं लिखा हुआ है साफ साफ। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है कर लेंगे। मेन तो वॉइड और वॉइडेबल से फर्क पड़ता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो चल जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तो सेम ही चल रहे हैं, ये वॉइड और वॉइडेबल से था। तो अभी क्या बोला, अभी तक अपन ने क्या बोला, सिंपल है, डिस्ट्रक्शन मतलब अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केस में अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो भी वॉइड हो जाएगा, और अगर दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी और फिर मतलब किसी भी, ना तो सेलर की गलती थी ना तो बायर की गलती थी, और डिस्ट्रॉयड हो गए तो भी वॉइड हो जाएगा, मतलब यहाँ भी वॉइड यहाँ भी वॉइड, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रॉय ही हो गए तो आप क्या ही डिलीवर करोगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है क्या, दोनों में वॉइड है, बिफोर मेकिंग या फिर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आगे बढ़े चलो। उसके बाद स्टिपुलेशन एज टू टाइम, स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है, स्टिपुलेशन का ये मतलब होता है कि मैंने कोई ना कोई शर्त निर्धारित कर दी कि यार ये मैंने स्टिपुलेशन रख दिया कि यार ये करोगे, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर मॉडल का या फिर इस कलर की चीज मेरे को दोगे, फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी खरीदने गया तो मैंने बोला रेड कलर की ही गाड़ी मुझे चाहिए, इसको बोलते हैं स्टिपुलेशन। देखो इसका मतलब क्या, देखो टाइम फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, मतलब टाइम इज एसेंशियल है, क्यों समझना, जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था, ये तेजस की शादी का एग्जांपल लिया था। अब मान लो कि इसने मेरे को बोला कि यार मतलब 20 तारीख के दिन 12 बजे ही मेरे को चावल चाहिए क्योंकि उसी दिन शादी है। अब मैं 21 तारीख को इसको डिलीवर करूंगा तो ये मना कर देगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि शादी तो 20 तारीख की थी। तो टाइम बहुत जरूरी है, मतलब जब मैंने बोला कि इस डेट को डिलीवर करना तो उसी डेट पे डिलीवर करना जरूरी है। टाइम एसेंशियल है, प्राइस एसेंशियल नहीं है। मतलब प्राइस का टाइम मतलब यार हो सकता है आप 1 महीने बाद दो, 2 महीने बाद दो, या इमीडिएट पेमेंट दे दो, पेमेंट उतना एसेंशियल नहीं है ना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम एसेंशियल है, उस टाइम पे ही हमको वो चीज चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो डेकोरेशन का सामान उसी दिन लेके आऊंगा ना मैं। अगर मान लो कि मैं 1 हफ्ते बाद लेके आ रहा हूं तो क्या मतलब किस काम का, क्या सजाओगे आप उससे, उसी दिन जरूरी है। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यही लिखा हुआ है कि जो डिलीवरी है ना, डिलीवरी में टाइम एसेंशियल होता है, टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो एसेंशियल नहीं होता, क्योंकि पेमेंट तो कभी भी मिल जाए, अभी मिल जाए, 1 महीने बाद मिल जाए, ठीक है। और फिर एज रिगार्ड टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपेयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेशन एज रिगार्ड नॉट डीम्ड टू बी एसेंशियल। इसका क्या मतलब है, सुनना, अगर मान लो कि मैंने एक्सप्रेसली ये बोल दिया कि पेमेंट जरूरी है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभय पे मेरे को भरोसा नहीं है तो मैंने क्या बोला, देख भाई कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख दिया कि मैंने डिलीवरी करने से पहले पेमेंट दे देना, अगर तू पेमेंट नहीं करेगा तो मैं डिलीवरी भी नहीं दूंगा। मैंने साफ साफ बोल दिया क्योंकि मेरे को इस पर भरोसा नहीं है। अगर मैंने स्टिपुलेशन मैंने क्या बोला था, पहले की शर्तें, निहित शर्तें, जो पहले से मैंने शर्त लगा दिया कि ये प्रेजेंट होगी तो ही मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे को इस पर भरोसा नहीं था तो मैंने इसको पहले से बोल दिया कि ये करेगा तो ही मैं क्या करूंगा, डिलीवरी दूंगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एसेंशियल। मतलब क्रक्स समझ में आया मैंने क्या बोला, पेमेंट एसेंशियल, टाइम ऑफ पेमेंट एसेंशियल नहीं है लेकिन डिलीवरी एसेंशियल है, क्योंकि जब चाहिए जब ही चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ मंगवाया तो जिस दिन, फॉर एग्जांपल दवाइयां मंगवाई है तो जब कोई बीमार है हॉस्पिटल में लग रही है तभी तो जरूरत है ना। अब 1 दिन बाद तो मर गया वो इंसान, तो उसी टाइम पे जरूरी, मतलब टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेमेंट भले ही आप 1 महीने 2 महीने बाद देते रहो, लेकिन अगर मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया फिर पेमेंट भी एसेंशियल बन जाएगा, मतलब टाइम ऑफ पेमेंट एसेंशियल बन जाएगा। आया, चलो ये हो गया। उसके बाद यूजुअली द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दिस मींस इफ द सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, ये भी समझो। फॉर एग्जांपल ये तेजस ने क्या बोला, भैया 20 तारीख को 12 बजे आना, लेकिन क्या हुआ कि इतना ट्रैफिक था कि मैं शाम को पहुंचा 5 बजे, तो कायदे से कॉन्ट्रैक्ट तो गलत हो गया, मतलब वॉइड होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, शाम को भी तो रिसेप्शन था, सुबह चावल खिलाए इनने बारातियों को तो शाम को रिसेप्शन में भी लगेंगे, तो उसने चलो कोई बात नहीं रिसेप्शन पे लगेंगे चल, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, बायर के पास चॉइस रहती है, सामने वाले के पास चॉइस रहती है कि तू इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, है ना। फॉर एग्जांपल इसने बोला अभी काम आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये ऐसा भी बोल सकता है कि मान लो शाम को कोई फंक्शन ही नहीं था तो इसने बोला अब ले जाओ मेरे को नहीं चाहिए, है ना, और डैमेजेस भी क्लेम कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है। तो ये इसके पार्ट पे ये चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो एक्सेप्ट ना करे, मतलब वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, पता है मैं ये सारी चीजें ना कीवर्ड के साथ बोल रहा हूँ, तो आपको सुनते सुनते साथ साथ बोलना है, भले 2-3 बार रिपीट ना भी हो तो लॉजिकली यही सारे कीवर्ड है। टाइम एसेंशियल है, पेमेंट टाइम, पेमेंट का मतलब टाइम का
पेमेंट ऑफ टाइम एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया तो पेमेंट ऑफ टाइम एसेंशियल है। फिर मैंने क्या बोला कि डिलीवरी जो है विदाउट डिले होनी चाहिए। यूजुअली अगर मान लो कि आप डिले करते हो या फिर टाइम पे डिलीवर नहीं होता तो फिर वो किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा, बायर के ऑप्शन पे। तो हो गए ना सारे कीवर्ड याद। लेकिन जब आप घर पे याद करो तो ये कीवर्ड के साथ ही याद करना, मतलब ऐसे नहीं बोलना कि यार वो मना कर सकता है, ऐसी चीज नहीं बोलनी, वॉइडेबल ही लिखना है, बार बार बोलना है, ताकि एग्जाम में भी वॉइडेबल लिखे। बेटा खिड़की के बाहर कुछ नहीं, यहाँ देख। क्या पूछ रहा था? हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं, डैमेजेस तो क्लेम कर सकते हैं ना। हाँ, एक्सेप्ट भी कर सकता है। वो क्या है ना, वो सब कोर्ट पे डिपेंड करता है। जैसे इसने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मान लो इसने बोला चलो है ना शाम के लिए रख दो, मैं इसको एक्सेप्ट तो कर रहा हूं, लेकिन सुबह के लिए डैमेज भी दो, क्योंकि आप नहीं लेकर के आए तो मेरे को 100 रुपए के 150 रुपए किलो लेके आने पड़े, तो वो 50 रुपए कॉम्पनसेशन भी दो, और ये तो मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ, वो कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है। और ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा। अपन को इतना लोड नहीं लेना, अपने को लिख के आना है। जल्दी बोलना, बोलना सर। हाँ। घट जाए तो कुछ नहीं, डैमेजेस क्लेम कर रहा है तो फिर वो वापस थोड़ी देगा। नहीं 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 नहीं, वापस नहीं देगा कुछ भी। कॉम्पे अगर उसको नुकसान हुआ तो ही वो लेगा, ऐसे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, फालतू का डाउट है। चलो, एक यूनिट कंप्लीट हुई, एक यूनिट पूरी कंप्लीट हुई। अब अपन सेकंड पे आ रहे हैं, कंडीशंस एंड वारंटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब ये ना बहुत सिंपल है, पता है क्यों अपन कंफ्यूज होते रहते हैं, इसको ना ध्यान से समझना क्या है। देखो, कंडीशन और वारंटी का मतलब क्या होता है। कंडीशन पता क्या होता है, जैसे आपने कंडीशन लगा दी, कंडीशन क्या लगा दी कि ना मेरे यहाँ ना शादी है तो मेरे को ना ये कलर के फूल तो चाहिए ही चाहिए, ऐसी मतलब मैंने एक स्पेसिफिक एक कंडीशन लगा दी कि आपको ना ये कंडीशन है कि ये वाली क्वालिटी का तो माल चाहिए ही चाहिए, है ना, इसमें ये वाली डिजाइन तो चाहिए ही चाहिए। मतलब आपने क्या बोला, पहले से बता दिया कि ये एसेंशियल है, ये कोर है, सारे कीवर्ड पहले ही बोल रहा हूं मैं, एसेंशियल है, ये कोर है, ये मेन फीचर है, ये मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। किसके ऑप्शन पे, बायर के ऑप्शन पे। अब पढ़ो क्या लिखा है। When the buyer goes to the shop, है ना, मान लो कि ये गहना आई मेरी शॉप पे और इसने क्या बोला कि makes a certain statement regarding the requirement। इसने बोला आलिया भट्ट ने जो लहंगा पहना था उसमें ये वाली ड्रेस थी, इस कलर का था, वगैरह वगैरह पूरा बता दिया, उसकी रिक्वायरमेंट बता दी और सर्टेन स्टेटमेंट्स बोले, है ना, कि वो वाली मूवी में पहना था, वो सब बता दिया। ये सब इसने पहले से बता दिया, वो ही चाहिए, है ना। तो सेलर जो है वो तो, या फिर मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया, मतलब ये मेरी दुकान पे आई और मैंने इसको बोला देखो ये ना ये उसने पहना था, श्रद्धा कपूर ने पहना था, ये पहना था। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि देखो ये तो हमारी दुकान का सबसे बेस्ट माल है, ये तो आपको पूरे इंदौर में कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसी ऐसी चीजें बता दी। मतलब या तो इसने आ करके कुछ स्टेटमेंट दिए, कुछ कंडीशंस बताई, या फिर मैंने आ करके उसकी डिस्क्रिप्शन दी क्या तो इतनी अच्छी क्वालिटी का माल है कि 10 साल खराब नहीं होगा, ऐसा कुछ। या तो बायर दे रहा है कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स, या फिर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं सेलर। दी स्टेटमेंट्स आर स्टिपुलेशन, इसको बोलते हैं स्टिपुलेशन। याद रखना, स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, शर्तें जो पहले से हमने निर्धारित कर दी, जो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस बन जाएगी। मतलब स्टिपुलेशन अगर फॉलो नहीं हुई तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो स्टिपुलेशन, तो कीवर्ड क्या क्या बने, मेक्स अ सर्टेन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हिज गुड्स, है ना, और स्टिपुलेशन। सर्टेन स्टेटमेंट कौन दे रहा है, बायर, और डिस्क्राइब अपने गुड्स को कौन कर रहा है, सेलर। तो ये स्टिपुलेशंस बन जाएंगे। और स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है, या तो सेलर पास करे या बायर पास करे। क्या बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं। अब कंडीशंस, कंडीशंस मतलब द कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू अ मेन पर्पस। बोला था ना मैंने, ये एसेंशियल है। जैसे मैं आपकी दुकान पे आया और मैंने क्या बोला, मेरे को बॉटल चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसी बॉटल चाहिए कि जिसमें ठंडा पानी डालो तो ठंडा ही रहे, गर्म पानी डालो तो गर्म ही रहे, ऐसी मैंने पहले से बता दी। तो ये मैंने क्या बोला, ये मेन पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसमें ठंडा पानी भरा और ये तो गर्म हो गया, तो गलत हुआ ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, ठंडा पानी ठंडा ही रहना चाहिए। मतलब जो मेन पर्पस था, जो मेन कंडीशन थी, वही फुलफिल नहीं हो पाई। और अगर वही फुलफिल नहीं हो पाई तो ये राइट टू रेप्यूडिएशन प्रोवाइड करता है कि जो बायर है वो क्या करे, रेप्यूडिएट कर दे, कैंसिल कर दे और डैमेजेस भी क्लेम कर दे। इसीलिए कोर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। ये इतने कीवर्ड याद रखो। कोर का मतलब होता है एकदम सेंटर, जरूरी, एकदम बहुत जरूरी, कोर, फिर एसेंशियल टू द मेन पर्पस, और ये राइट देता है रेप्यूडिएट करने का और डैमेजेस क्लेम करने का। आ गई बात समझ में।
है ना। कंडीशन मतलब क्या होता है, मेन एसेंस जो है मेरा, मतलब जो कोर है कॉन्ट्रैक्ट का, मेन पर्पस है वो, जो मैंने और एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल है ना, मेरी दुकान पे आप आए और आपने क्या बोला कि मेरे को एसिड भरने के लिए बॉटल चाहिए, तो आपने साफ मेरे को बता दिया ना कि कंडीशन आपने क्या लगाई, एसिड भरने के लिए चाहिए, तो मैं कोई ऐसी ही बॉटल ढूंढ के लानी पड़ेगी जिसमें एसिड जो है वो डैमेज ना करे। तो क्या ये कोर है? फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी बॉटल नहीं दी और बॉटल फूट गई, तो फिर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपने तो बताया था, मैंने उसको फुलफिल नहीं किया। ये कोर है, एसेंस है ना। उसके बाद अपन आते हैं वारंटी पे। वारंटी का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना ये वारंटी पीरियड में चल रहा है फ्रिज, इसका क्या मतलब है देखो, स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस है। कोलेटरल मतलब एक्स्ट्रा, साथ साथ चलने वाला एक्स्ट्रा जैसे अपन मान लो कि बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो वो नहीं होता कि मैंने मेरी जमीन तो गिरवी रख दी है लेकिन बैंक बोलता है कि और भी कुछ चाहिए, है ना। या फिर आप अपनी मर्जी से ही क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाने के लिए अपनी एफडीज गिरवी रख देते हो, आपका और कोई सा मान लो कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी वो आपने गिरवी रख दी, तो ये कोलेटरल है। मेन सिक्योरिटी अलग है, ये कोलेटरल है। कोलेटरल मतलब एक्स्ट्रा, साथ साथ वाली, तो ये भी बिल्कुल ऐसा है। कंडीशन तो मेन पर्पस है लेकिन वारंटी एक्स्ट्रा है, कोलेटरल है। स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर इसका ब्रीच करते हो तो आप रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आया समझ मैंने क्या बोला? कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो फिर आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, रेप्यूडिएट भी कर सकते हो, लेकिन वारंटी अगर ब्रीच होती है तो फिर आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो, रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मेन पर्पस थोड़ी है। फॉर एग्जांपल मैं आपकी दुकान से फ्रिज लेके गया और फ्रिज जो है वो 1 साल के अंदर अंदर ही खराब हो गया, फिर मैं आपके पास आया तो आपने वारंटी में रिपेयर करने से मना कर दिया, तो क्या मैं फ्रिज वापस दे सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि लेकिन अगर मान लो कि फ्रिज जो है वो ठंडा ही नहीं कर रहा, मतलब मैं उसमें चीजें रख रहा हूँ तो वो तो मेन मतलब वो मेन तो कूल करने के लिए वो कूलिंग ही नहीं कर रहा है, तो फिर ये क्या है, मेन पर्पस सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैं आपको जाकर के फ्रिज वापस दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप वारंटी में उसको रिपेयर करने के लिए मना करते हो तो फिर ऐसे केस में मैं इसको रेप्यूडिएट नहीं कर सकता, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। आया समझ? जैसे मैंने बाहर से कहीं से ठीक करवा दिया, वहां पे जितने पैसे आए वो आपको देने पड़ेंगे। आई बात समझ में? ये लिखा हुआ है देखो, द टर्म वारंटी में बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द सेलर व्हिच इज नॉट टू बी इंपॉर्टेंस एज एन कंडीशन एंड नॉन फुलफिलमेंट डज नॉट डिफेक्ट वेरी पर्पस ऑफ द बायर, इन फैक्ट इट स्टिपुलेशन व्हिच इज नॉट एसेंशियल टू द मेन पर्पस। मतलब ये ऐसी कंडीशन है वारंटी की जो मेन मतलब कंडीशन जितनी एसेंशियल नहीं है लेकिन ये कोलेटरल है, मतलब इसका अगर आप ब्रीच करोगे तो आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब मैंने वारंटी में सिर्फ रिपेयर का एग्जांपल दिया, जैसे अभी तक पता है एक और गहराई, मतलब अभी तक पता है अपन क्या सोचते थे कि वारंटी का मतलब सिर्फ रिपेयर करवाना ही होता है। जैसे अभी आपने सोचा ना, मैंने बोला कि वारंटी में है तो आपको क्या लग रहा है कि वारंटी में सिर्फ रिपेयर करवाना होता? नहीं, वारंटी में और भी चीजें आती है कि यार ये पर्टिकुलर चीजें अगर मान लो फुलफिल नहीं हुई तो भी मैं आप जा करके डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। मतलब सिर्फ रिपेयर ही कवर नहीं होता, जब अपन बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं कि ये ना अगर खराब हो गया तो वारंटी में है जाकर रिपेयर करा, लेकिन वारंटी में सिर्फ डैमेजेस या फिर रिपेयर वगैरह ही काउंट नहीं होता, और भी छोटी छोटी चीजें आप लिख सकते हो जिसका अगर ब्रीच हो गया तो भी जाकर के आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। मतलब क्रक्स पूरा का पूरा पता क्या निकला एग्जाम के लिए, क्या याद रखना है? कंडीशन मेन पर्पस होता है, कोर होती है कॉन्ट्रैक्ट की, एसेंशियल एलिमेंट होता है, इसका ब्रीच करोगे तो आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, रेप्यूडिएट भी कर सकते हो। लेकिन वारंटी अगर ब्रीच होती है, मतलब एक्स्ट्रा वाली कंडीशंस अगर ब्रीच होती है, कोलेटरल वाली कंडीशन ब्रीच होती है, तो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। मतलब कॉन्सेप्ट समझा के 3-4 बार बुलवा भी दिया, ठीक है। अब इसको आपको खुद को अपने मेहनत से याद करना है क्योंकि कोर पूरा यही था उसका। अब आप डिफरेंस बिटवीन तो बच्चों वाली काम हो जाएंगे अपने लिए। ये स्टिपुलेशन होती है एसेंशियल टू द मेन पर्पस होती है, ठीक है, लेकिन वारंटी क्या होती है? सिर्फ कोलेटरल होती है। फिर यहाँ पे क्या है, अग्रीव्ड पार्टी रेप्यूडिएट भी कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी जो है वो रेप्यूडिएट नहीं कर सकती, सिर्फ क्या कर सकती है? डैमेजेस क्लेम कर सकती है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो रूट होती है कॉन्ट्रैक्ट का, कोर होती है, रूट, कोर, एसेंशियल, मेन पर्पस, इतने कीवर्ड है, और ये रूट नहीं होती है, बेस नहीं होती है। अब याद रखना, मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता हूं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकता। ये वाला आगे समझ में आएगा, बहुत सही पॉइंट है, देखो ये आ गए, ये वाला समझना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अभी भी अगर कोई सो रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, तो अब ध्यान दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, सर्कमस्टांसेस वन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज अ वारंटी, मतलब इसका एग्जाम्पल लेते हैं तेजस का, जैसे एक ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं अपन। मैंने इसको बोला था
कि मैं तेको A1 क्वालिटी के, इसने ये चूज करके गया कि यार यहाँ यही पर्टिकुलर मेरे को चावल चाहिए, इसकी खुशबू भी अच्छी लग रही है और इसने खा के भी देखे बढ़िया लग रहा है, तो यही चाहिए मेरे को, ठीक है। लेकिन जब मैं वो लेकर के गया चावल, तो मैं ना शांत पत्ती करके कोई और दूसरी क्वालिटी के लेकर के चले गया, तो इसने वहां पे चेक किया और इसने मना कर दिया, और ये क्या किया आपने, मैंने तो वो देखा था, अब क्या होगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी बारात, तो ये ऐसा उसने बोल दिया। लेकिन क्या हुआ कि मतलब एकदम क्या था कि बनाना ही था, मतलब इतना टाइम नहीं था कि कहीं बाहर से लेकर के आए, तो इसने क्या किया पता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके इसने मेरे से डैमेजेस क्लेम कर लिया। इसको बोलते हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई, लेकिन मैंने इसको वारंटी की तरह ट्रीट कर लिया क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को। मतलब अगर मान लो कंडीशन ब्रीच हो गई तो कायदे से होना क्या चाहिए था, इसको रेपुडिएट करना था, डैमेजेस क्लेम करने थे, लेकिन इसने अपनी इच्छा से, क्योंकि इसकी मजबूरी थी, है ना, इसने अपनी इच्छा। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने इसको अलग तरीके के चावल दिखाए, लेकिन जब मैं कोई दूसरे तरीके के चावल लेके गया, इसको उससे डबल पसंद आ गया कि वाह ये तो और अच्छी चीज लेके आ गए आप, तो भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ही केसेस में आप देखो बारीकी क्या है, दोनों में कंडीशन जो है वो ब्रीच हुई है, लेकिन दोनों में इसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये शाना पता है, मतलब इसने ऐसा किया पता है कि इसको अच्छे तो लगे, लेकिन इसने ना झूठ मूठ का बोल दिया कि नहीं अच्छे नहीं, और डैमेजेस क्लेम कर लिए। तो डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकता है, लेकिन क्रक्स क्या निकला कि इसने कंडीशन के ब्रीच को वारंटी के ब्रीच की तरह ट्रीट कर लिया। आई बात समझ में? तो ये रेपुडिएट कर सकता था लेकिन इसने नहीं किया, लेकिन इसने डैमेजेस क्लेम कर लिया। अब पढ़ो क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट डीम टू बी लॉस्ट एंड ओनली डैमेजेस टू बी क्लेम्ड। जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया तो रेपुडिएट करने का राइट चला गया ना इसके पास से। ऑब्वियस ही बात है, अगर इसने एक्सेप्ट ही कर लिया तो रेपुडिएट नहीं कर सकता, लेकिन ये डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो बायर ने ट्रीट किया, ट्रीट किसको किया, वारंटी का ब्रीच ट्रीट कर लिया, कंडीशन के ब्रीच को। वेयर देयर सेलर हैज कमिटेड एनी ब्रीच, मैंने ब्रीच करा मतलब मैंने इसको गलत तरीके के चावल दे दिया, और बायर चूज कर सकता है, तेजस ने ये चूज किया कि वो क्या करेगा, ऑल टुगेदर वेव कर देगा अपनी राइट रेपुडिएट करने की। ऑल टुगेदर वेव, ये कीवर्ड लिख के आना है, मे ऑल टुगेदर वेव कर, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरीके से ऑल टुगेदर वेव कर देगा। तो ऐसे केस में ये सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बात समझ में आई क्या? आपको बोला है कीवर्ड का रट्टा क्यों लगवा रहा हूँ, सारे कीवर्ड 10-10 बार यूं ही बोल रहा हूँ मैं, ऑल टुगेदर वेव, मे चूज टू रेपुडिएट, कमिटेड एनी ब्रीच, इसी सबको कीवर्ड बोलते हैं, यही लिख के आने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ थे अपन, हाँ उसके ऊपर थे ना, चलो उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स, वही है, इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को। इसने जैसे ही एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब ये क्या है सुनना, मान लो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल का क्या मतलब है पता है? फॉर एग्जाम्पल इसने मुझसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल के प्रोडक्ट मंगवाए, इसने मैकबुक भी मंगाया, इसने आईफोन भी मंगाया, इसने है ना एयरपॉड भी मंगाई, इसे 2-3-4 चीजें मंगाई, और मान लो कि जो एप्पल आईफोन था वो मैंने गलत मॉडल का भेज दिया, बाकी सारी चीजें सही भेजी, तो ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ये डिविजिबल हो सकता है ना। तो इसने क्या किया, आईफोन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बाकी चीजें एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि मान लो कि सेल डिविजिबल नहीं है, मतलब मैंने कोई ऐसी पैकेज में इसको चीज भेजी है जो अलग अलग ही डिवाइड नहीं कर सकता। तो एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट ऑफ इट, या तो इसने फुल में एक्सेप्ट कर लिया या पार्ट में एक्सेप्ट कर लिया। द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन बाय सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, हाउएवर देयर इज अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड बायर कैन रिजेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो मैंने ऐसा टर्म में ही लिख दिया, मतलब मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि अगर कुछ भी ऐसा कुछ ब्रीच हुआ तो बायर रिजेक्ट कर सकता है, तो ऐसे केस में है ना गुड्स और रेपुडिएट भी कर सकता है, तो फिर बायर स्टिल एक्सरसाइज कर सकता है ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब मैंने क्या बोला सुनना, या तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, या फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिख दिया कि बायर रिजेक्ट कर सकता है। अगर लिख दिया तो कर सकता है, अदरवाइज अगर उसने पार्ट या फुल में एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है। पूरा का पूरा क्रक्स क्या बना, या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को, या फिर उसने मतलब अपनी राइट्स को ही वेव कर दिया कि चल मैं रेपुडिएट नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे को डैमेजेस दे दे। या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया या फिर अपनी राइट्स को ही वेव कर दिया। कौन सी राइट्स को? रेपुडिएट करने वाली राइट्स को, और सिर्फ क्या किया, उसको एक्सेप्ट करके सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर लिए। आया समझ में? या तो एक्सेप्ट कर लिया या फिर अपनी राइट्स को रेपुडिएट करके सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या होता है, देखो, बायर शैल बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स द सेलर।
फॉर एग्जांपल मैंने सेल ऑन अप्रूवल में फॉर एग्जांपल इसका क्या नाम है समृद्धि, ठीक है। तो ये समृद्धि को क्या किया मैंने कि इसको है ना मैं मतलब शूज बेचता हूँ, और तो है ना इसलिए एक पेयर ऑफ शूज पसंद करके ले गई। मुझे पता क्या बोला कि है ना मैं 2 दिन में आपको बताऊंगी कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो उसने यहाँ तो मेरे को फोन ला के बोल दिया कि देखो मैं है ना ये शूज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, पैसा भिजवा रही हूँ, खत्म, खेल हो गया। लेकिन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डज एनी एक्ट व्हिच इज ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस। ये मेरी ही दुकान से उन्हीं जूतों को पहन करके जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, मैं इसने कुछ ऐसा एक्ट कर लिया मेरे सामने ही, मेरे को ऐसे हाय करते करते जूते पहन के जा रही है वही वाले, तो क्या इसने ऐसा एक्ट कर दिया ना, तो ऑब्वियस ही बात है इसने एक्सेप्ट कर लिया। आया समझ में? या फिर When after the lapse of the reasonable time, इसने बोला था 2-3 दिन में बताएगी, 1 महीने तक बताया ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ना 1 महीने नहीं बताया तो कहीं कहाँ पहन के जाकर के घिस दिए होंगे इसने तो जूते। तो ऐसे केस में रिटेन्स द गुड्स है ना विदाउट इंटीमेशन, तो फिर हम टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड, मतलब इसने कुछ बताया ही नहीं तो हम मान लेंगे एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं बोला तो मान लेंगे एक्सेप्ट कर लिया। तो कितना सिंपल है। तो इसने क्या मतलब इसने क्या किया, या तो मेरे को फोन लगा के बता दिया, या फिर ये मेरी दुकान से ही जाते मतलब इसने कुछ कंडक्ट कर दिया, ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे मुझे पता चल गया कि इसने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर इसने रीजनेबल टाइम में मेरे को कुछ भी नहीं बोला तो भी मैं समझ लूंगा कि इसने एक्सेप्ट कर लिया। आया समझ में? चलो उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी। अरे भाई कुछ ऐसी चीज हो गई कि इम्पॉसिबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको भांग बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मान लो अभी एमपी में लीगल है, लेकिन मान लो कि जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने बोला कि 2 हफ्ते बाद दूंगा और 1 हफ्ते बाद इलीगल हो गई, तब तो लॉ के द्वारा इम्पॉसिबल हो गया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्या अभी तक जितना भी पढ़ा है वो दिमाग में घुसा क्या सबके? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, ये अगेन डबल स्टार लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी का मतलब क्या होता है, देखो इसका क्या मतलब है, देखो भाई लॉ डीम्स देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है, इवन विदाउट देयर एक्चुअल प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखूं या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता, ये तो होना ही चाहिए प्रेजेंट। मतलब ये लॉ नहीं बोल रखा कि इंप्लाइड है, इंप्लाइड मतलब बिना किसी एक्सप्रेस चीज को बोले, मतलब ये तो मान लेना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि कुछ भी नहीं लिखा तो भी अगर मैं किसी को सेल कर रहा हूं तो टाइटल ट्रांसफर हो ही जाएगा ना, ऑब्वियस ही बात है ना। या फिर अगर मान लो कि गुड्स जो है वो जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था मेरे को वैसे ही गुड्स मिलने चाहिए, या फिर जो क्वालिटी या फिटनेस, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बॉटल खरीद के आ जा रहा हूं तो यार इसमें लीकेज थोड़ी होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है ना। कुछ ऐसी मर्केंटेबल क्वालिटी बोलते हैं या फिर रिक्वायर्ड क्वालिटी बोलते हैं जो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी दुकान से समोसा खरीदा और वो समोसा ऐसा खरीदा कि मैं 2 दिन तक बीमार पड़ गया, तो मतलब आपने कोई ऐसी चीज बेची जो मर्केंटेबल क्वालिटी की ही नहीं थी, जिसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं थी, तो ये सब क्या इंप्लाइड कंडीशन, ये तो बिना बोले होनी ही चाहिए ना प्रेजेंट। या फिर सेल बाय सैंपल, मैंने आपने मेरे को सैंपल बताया था वैसा आपने सेल नहीं किया, या फिर आपने क्या किया, मैंने जरा डिस्क्रिप्शन बताया था या सैंपल आपने बताया था वे उस तरीके का माल आपने नहीं बेचा। तो आप सिंपल समझो ना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो चीजें हैं ये चाहे बोली जाए या ना बोली जाए ये तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होनी ही चाहिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। आया समझ में? या वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, ठीक है। अब ये इंप्लाइड वारंटी क्या होती है, इंप्लाइड कंडीशन समझ गए। इंप्लाइड वारंटी का मतलब क्या होता है, वारंटी का मतलब क्या था, वारंटी का मतलब था कि एक्स्ट्रा वाली शर्त है। तो एक्स्ट्रा वाली शर्तों में क्या, देखो क्वाइट पोजीशन, क्वाइट पोजीशन का मतलब आगे पढ़ेंगे, अभी क्या बोल रहा हूँ सुनो। क्वाइट पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर ये मेरा है तो ये मेरा ही है ना, किसी और का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कोई बाइक खरीदी, सेकंड हैंड बाइक खरीदी और मेरे ना घर के बाहर खरीदी, कोई चाबी मांगने आ गया, क्या आपको नहीं मालूम 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक तो ये बाइक मेरी है? वो आप पूछ लो उससे, ऐसा थोड़ी होता भाई मैंने खरीदी तो अब मैं किसी को थोड़ी दूंगा। कहने का मतलब है किसी का भी चार्ज क्रिएट नहीं हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, चलो बिल्डिंग का एग्जाम्पल छोड़ो, मान लो मैंने आपसे कोई मशीनरी खरीदी और उस मशीन पे पहले से बैंक का कोई चार्ज क्रिएटेड था या बैंक को पहले से गिरवी रख रखी थी, तो यार ऐसी चीज अगर आप मेरे को बेचोगे तो किसी का चार्ज थोड़ी क्रिएट होना चाहिए। क्वाइट पोजीशन का मतलब है मेरी चीज है तो पूरी तरीके से मेरी ही है, मैं ही उसका मालिक हूं, कोई उसको यूज नहीं कर सकता, किसी का भी उस पर अधिकार नहीं है। क्वाइट पोजीशन। फिर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, अगेन वही होता है, एनकम्बरेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति उस पर अधिकार नहीं जमा सकता, मतलब बैंक का एनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर, भाई ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा डेंजरस नेचर है, जैसे पहले ही बता दिया कि भाई है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज है कि मैंने आपको ऐसा पेट जो है डॉगी बेचा और मैंने बोल दिया कि यार है ना इसको कभी भी लाल कपड़ा मत दिखाना या काट लेता है,
तो ऐसी कोई भी चीजें हैं तो बतानी पड़ेगी। और डेंजरस नेचर है कि मान लो वो लाल पेन के आ गया और उसको काट लिया तो मेरे पास आया, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी और फिटनेस अगेन कि इधर भी है इधर भी है। तो इसको याद करने का तरीका कैसा है? इसको याद करने का तरीका है कि जो MSD की GF है ना उसका नाम तितली है। क्या है? तितली। मतलब MSD के जो GF है उसका नाम क्या है? तितली। ऐसे याद रखो। M से क्या हुआ? मर्केंटेबल। फिर S से क्या हुआ? सेल बाय सैंपल। और D से आया डिस्क्रिप्शन। M से आया मर्केंटेबल है ना, होलसम, या फिर सेल बाय सैंपल, और D से डिस्क्रिप्शन। MSD की GF। G से क्या हुआ? गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन। और F से फिटनेस, और तितली का मतलब है टाइटल। तो MSD की GF का नाम क्या है? तितली। याद हो गया। उसके बाद इम्प्लाइड वारंटी क्या है कि जो आप मैं आपसे जो पेन खरीद रहा हूँ ना, पेन वो अच्छी क्वालिटी का देना, मतलब पेन और क्वालिटी। P का मतलब क्या है? वाइट पोजीशन P। E का मतलब है एनकम्ब्रेंस। N से नेचर, और क्वालिटी से क्वालिटी। क्या ब्रॉडर वे में याद हो गया क्या? अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या है टाइटल का मतलब, क्या होता है टाइटल? अनलेस सर्कमस्टांसेस शोस डिफरेंट इंटेंशन, ये इंप्लाइड कंडीशन है कि इन केस ऑफ सेल ही हैज द राइट टू सेल। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो टाइटल की बात की गई है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच, जो डिफरेंट इंटेंशन शो करे, देयर इज अ इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। इन केस ऑफ द सेल, सेलर के पास राइट है कि वो उन गुड्स को सेल करे, और इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट टाइम ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी पास्ड। मतलब जो टाइटल है ना, टाइटल वो फ्री होना चाहिए। मतलब वो हम हमने अभी आगे पढ़ेंगे कि कोई भी अपने से बेटर टाइटल नहीं ट्रांसफर कर सकता, ये उसी का जुड़वा भाई है। ये क्या बोल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास अगर कोई टाइटल है तो मेरे पास वो अधिकार होना चाहिए कि मैं बेच सकूं। और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो जब मैं बेचने के उस पे आऊंगा, मतलब जब मैं उसको मैन्युफैक्चर एक्वायर करूंगा, तो मेरे पास राइट होना चाहिए, मेरे पास एक वैलिड टाइटल होना चाहिए जो मैं आपको पास कर सकूं। वो मतलब है इट इज एन इंपॉर्टेंट इंप्लाइड कंडीशन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग दिस कंडीशन इट इज प्री अज्यूम्ड है कि सेलर के पास वैलिड टाइटल है। क्या बोला मैंने? प्री अज्यूम्ड है ना। प्री अज्यूम्ड है कि वैलिड टाइटल है किसके पास? सेलर के पास, ठीक है। और लेटर ऑन द बायर को पता चलता है कि भाई इसके पास तो वैलिड था ही नहीं, मतलब इसके पास जो वो क्या बोलते हैं टाइटल था वो वैलिड नहीं था, तो ही मे रिजेक्ट द गुड्स और रिफंड क्लेम कर सकता है। मतलब क्रक्स क्या निकला? सेलर अगर गुड्स बेच रहा है तो उसके पास एक वैलिड टाइटल होना चाहिए। अगर उसके पास ये प्री अज्यूम्ड है कि उसके पास वैलिड टाइटल होना चाहिए, अगर बायर को बाद में पता चलता है तो बायर के पास ये राइट आ जाएगा कि वो क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। आया समझ में? चलो उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? गुड जो है वो करस्पॉन्ड करना चाहिए। करस्पॉन्ड मतलब मिलते जुलते दिखना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसने मेरे को बोला कि भाई डिस्क्रिप्शन बता दिया, आलिया भट्ट ने पहना था, ऐसा था वैसा था, तो वैसा का वैसा ही मेरे को लहंगा बना के देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब करस्पॉन्ड करना चाहिए, मिलते जुलते होना चाहिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ। उसके बाद मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है? देखो वेयर द क्लास और काइंड, मतलब क्लास और काइंड मतलब इसका मतलब है कि मैंने बता दिया कि इस क्लास या इस काइंड के गुड्स देना। मैंने किसी ब्रांड का नाम बोल दिया, या फिर मैंने किसी पर्टिकुलर रिलीजन का, मतलब इस रिलीजन मतलब ये मराठी गुजराती स्टाइल ऐसा बोल देते ना, तो डिफरेंट क्लास और काइंड के बारे में बात कर रहा है। टू विच द गुड्स बिलोंग स्पेसिफाइड, जैसे ये इजिप्शियन कॉटन या फिर आसाम की चाय, तो वही बेचनी पड़ेगी। मतलब या तो मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया, या मैंने एक टाइप बता दिया कि यार इस टाइप का ही देना, या फिर मैं कोई फॉर एग्जांपल कि मैं मतलब मोबाइल खरीदने गया तो मैंने बोला एप्पल का ही मोबाइल देना, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन एक वो बता दिया, क्लास और काइंड बता दी। व्हेन द गुड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए एसेंशियल है। मतलब स्टील ऑफ अ स्पेसिफिक डायमेंशन, जैसे मैंने इसको बोल दिया कि आप मेरा सोफा बनाओ, तो वो सागवान की लकड़ी का ही बनाना, एक अलग से लकड़ी आती, तो मतलब कुछ ऐसा मैं स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आप मान लो कि जो गोल्ड, मतलब अगर मैं ज्वेलरी बना रहे हो तो इस पर्टिकुलर टाइप के गोल्ड की, या यहाँ से खरीद करके ही वो गोल्ड लाना, उसकी ज्वेलरी बनाना। मतलब मैंने कुल मिलाकर डिस्क्रिप्शन दी है। मतलब ये इतना डिटेल में अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा कि या तो मैंने कोई डिस्क्रिप्शन दी है, या फिर मैंने कोई क्लास और काइंड बताया है, या फिर स्पेसिफिक बता दिया कि इस तरीके का मटेरियल लगाना, या इस पर्टिकुलर जगह से लेकर के आना, ऐसा कुछ बता दिया, तो वो ही फॉलो करना पड़ेगा। और ऊपर क्या पढ़ा था कि टाइटल जो है वो फ्री होना चाहिए। अब अगला क्या है? अगला है कि मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब
मैं आपके पास गया और मैंने क्या बोला कि मेरे को ना टी शर्ट खरीदनी है, और वो टी शर्ट मान लो फटी हुई है, छेद है उस टी शर्ट में, तो क्या मेरे को खरीदना चाहिए क्या? ऑब्वियस सी बात है। एक ऑर्डिनरी मैन, ये अभय जैसा नहीं, ऑर्डिनरी मैन मतलब जो थोड़ा सूझबूझ का व्यक्ति हो, अगर वो जाएगा तो कोई ऐसी चीज उठा के लाएगा ना जो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छी कंडीशन की, अच्छी क्वालिटी की हो, जो नई हो, पुरानी नहीं हो, ऐसा नहीं किसी की यूज करी हुई आप लेकर के आ गए। एक्सेप्टेड बाय ऑर्डिनरी मैन, एक्सेप्शन क्या है? हाउएवर द इम्प्लाइड कंडीशन डज नॉट ऑपरेट वेयर द बायर एग्जामिन्स द गुड्स प्रायर टू द सेल, है ना, सेल एन एग्जामिनेशन मस्ट हैव रिवील्ड द डिफेक्ट्स। इन केस ऑफ ईटेबल देयर इज अ कंडीशन ऑफ द होलसमनेस। इसका क्या मतलब है? देखो, मान लो कि हम गए और हमने प्रॉपरली उसको एग्जामिन पहले से कर लिया। जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे को मर्केंटेबल क्वालिटी का सामान देना, लेकिन सेलर क्या बोलेगा कि आप आए थे मेरी दुकान पे, आप ये पूरा एग्जामिन करके गए हो और मैंने वही गुड्स आपको दिए, तो अब आप कैसे मना कर सकते हो? आया समझ में? मतलब मेरे को चावल लेने और मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि हाँ ये यही कलर यही चाहिए थे और मैं उसको पूरा एग्जामिन करके आया हूँ, तो ऑब्वियस बात है अगर आपने पहले से उसको एग्जामिन कर लिया था तो अब आप उसको गलत कैसे बोल सकते हो? ये एक्सेप्शन है ना। इन केस ऑफ ईटेबल देयर इज अ कंडीशन ऑफ होलसमनेस का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। इन एडिशन कंडीशन ऑफ द मर्केंटेबिलिटी, एग्जांपल ए ने सप्लाई किया एफ को मिल्क, द मिल्क कंटेन टाइफाइड जर्म्स, एफ की वाइफ जो है उसने कंज्यूम किया, है ना, द मिल्क वाज इन्फेक्टेड एंड डाइड, हेल्ड देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस एंड ए वाज लायबल टू पे द डैमेजेस। ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं थी, होलसमनेस नहीं था क्या? तो बात तो सेम ही है ना, मर्केंटेबल क्वालिटी, फिटनेस, वो सब एक ही बात होती है। मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब भी वही होता है कि बेचने योग्य, बेचने, मर्केंटेबल का क्या मतलब है कि वो बेचने योग्य हो, उसकी क्वालिटी, उसकी फिटनेस ऐसी हो कि उससे किसी को नुकसान ना हो या फिर कोई खा के बीमार ना पड़े, वही सारी चीजें, ठीक है। थोड़े बहुत सब आगे पीछे हो सकते हो, दिक्कत नहीं है। फिर सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल का क्या मतलब है? आपने मुझे सैंपल दिखाया था तो वो सैंपल जैसा ही मेरे को बेचो ना, वही लिखा है। राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, अगर मान लो वो इंफीरियर है या फिर वो सैंपल से करस्पॉन्ड नहीं करते। ये भी एग्जांपल समझना। आपने मेरे को एक पर्टिकुलर चावल की क्वालिटी सैंपल में दिखाई, मेरे को पसंद आई, तो अगर मान लो आप किसी और सैंपल, अगर किसी और क्वालिटी के बेचोगे तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, भले ही वो सुपीरियर हो भले वो इन्फीरियर हो। मतलब इससे कोई अच्छी क्वालिटी भी दिखा दी तो भी मैं रेपुडिएट कर सकता हूँ। वो ये नहीं बोल सकता कि अरे आपको तो और अच्छी क्वालिटी बेची ना, आप क्यों झिक झिक कर रहे हो? नहीं, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है ना कि मेरे को वही पसंद है, मेरे घर वालों को वही पसंद है। जरूरी थोड़ी कि कोई चीज महंगी हो तो बहुत अच्छी हो, जरूरी नहीं है। 100 रुपए किलो के चावल मुझे पसंद है, अब कोई 150 वाला नहीं पसंद आ रहा है तो क्या है, हो सकता है ना ऐसा, इसीलिए बोला है। फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन, इसका क्या मतलब है कि बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द गुड्स भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सैंपल दिखाया उसके बाद एक लॉट में दे दिया, अब अरे आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप उसको खोल के उसको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर इंस्पेक्ट करने का आप उसको चांस दो। फिर सेलेबल क्वांटिटी का होना चाहिए, मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट हिडन डिफेक्ट रेंडरिंग दी अनसेलेबल। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई लेटेंट मतलब छुपा हुआ डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल कि जो बॉटल है ना, ये दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन जब इसमें गर्म पानी भरते हैं ना तो ये लीक करने लग जाती है, तो ये लेटेंट डिफेक्ट है ना। अब मैं थोड़ी वो जा करके पहले गर्म पानी भर के चेक करूंगा, तो ये लेटेंट डिफेक्ट है, हिडन डिफेक्ट है जो बाद में पता चलेगा। और ऐसा कुछ भी है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैंने पुट टू यूज किया और मतलब अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन पता चल गया, और अगर तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। आया समझ में? उसके बाद सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मैंने सैंपल भी मंगाया और डिस्क्रिप्शन भी दे दी थी। मतलब मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा लहंगा देना वगैरह वगैरह सब बता दिया, और उसने सैंपल ला के बता दिया को ऐसा दिखेगा बनने के बाद। मतलब क्या हुआ, मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया और उसने मेरे को बता भी दिया कि देखो ऐसा दिखेगा बनने के बाद, सैंपल भी दिखा दिया और डिस्क्रिप्शन भी दिखा दिया, ठीक है। ये है तो उसका क्या मतलब, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये इंप्लाइड कंडीशन है कि जो बल्क है वो एक जैसा दिखे किससे, डिस्क्रिप्शन और सैंपल से। अगर ऐसा नहीं है और बार बार यही गाना आ रहा है देखो कि ये रेपुडिएट कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। आई बात समझ में? चलो फिर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस का मतलब क्या है। ऑर्डिनरीली नो इम्प्लाइड कंडीशन टू क्वालिटी और फिटनेस होती है of the goods sold for any particular purpose. In some cases there may implied condition that the goods supplied shall be reasonably fit for the purpose,
जिसको बायर वांट करता है। मतलब इसका क्या मतलब है, कोई ऐसे इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है क्वालिटी और फिटनेस की, लेकिन यार एक रीजनेबल क्वालिटी का तो होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ टूट फूट हो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसा डिफेक्ट हो, या खाने के आइटम मंगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो खराब क्वालिटी का आ जाए। बस वो बात है कि ऑर्डिनरीली तो कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर हम एक इन जनरल सेंस में देखें तो रीजनेबली फिट होने चाहिए जिस पर्पज के लिए मैंने मंगाए। जैसे मैंने क्या बोला कि बॉटल जो है वो गर्म पानी गर्म, ठंडा पानी ठंडा, तो वो जो मेरा मेन पर्पस है उसको फुलफिल तो करना चाहिए ना, वो बात लिखी है। कंडीशन कौन कौन सी फुलफिल होना चाहिए, अगर बायर ने पहले ही बता दिया कि मेरा क्या पर्पस है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये बॉटल मेरे को एसिड भरने के लिए चाहिए, तो वैसी बॉटल दो। या फिर द बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट, अगर बायर रिलाई करता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, बायर को रिलाई करना पड़ेगा कि अगर ये मेरे लिए कोई चीज बनाएगा तो अच्छे से बना के देगा। गुड्स मस्ट बी टाइप ऑफ द ऑर्डिनरी सेल्स, मतलब वो ऐसे टाइप की होना चाहिए जो सेलर ऑर्डिनरी सेल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि यार ये बॉटल बनाने के लिए ये मतलब ये ऑर्डिनरी सेल करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं, और ऑर्डिनरीली इस चीज में डील करते हैं, मतलब ये सारी कंडीशंस है। एक तो मैंने पहले से बता दिया हो, या फिर मैं उसका स्किल और जजमेंट पे रिलाई करता हो, या फिर वो जो सेलर है वो ऑर्डिनरी उसी चीज में डील करता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेचता बॉटल है और मैंने इसको स्टेशनरी का मतलब कुछ बेचने का वो बोल दिया, तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है ना, उस चीज में ऑर्डिनरी डील नहीं करता, तो ये फिर क्वालिटी फिटनेस का इतना ध्यान नहीं रख पाएगा। लेकिन जिस चीज में डील करता है उसके लिए तो वो ले सकता है ना, सालों से काम कर रहा है, ये उसी चीज में डील करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी क्वालिटी वो इंश्योर कर पाएगा, सिंपल है। उसके बाद इंप्लाइड वारंटीज, इंप्लाइड कंडीशन पढ़ ली, फिर इंप्लाइड वारंटी जो अपन ने पेन और क्वालिटी से याद की थी। देखो एक क्या है क्वाइट पोजीशन, क्या बोला मैंने, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके कोई भी, देखो किसी भी तरीके से कोई मेरी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मान लो कुछ भी ऐसा हुआ, मेरे को किसी ने आकर के उसको यूज करने पर रोक लगाई, ऐसा कुछ भी हुआ, तो बायर जो है वो क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई चार्ज क्रिएटेड हो। जैसे मैंने बैंक का एग्जाम्पल दिया था कि मान लो मेरी बाइक जो है वो ऑलरेडी बैंक में गिरवी रखी हुई है और उसको बताया नहीं, मैंने किसी और को बेच दिया, और बैंक वाले उसको पकड़ के मतलब उसकी बाइक को उठा करके ले गए, तो मेरे से डैमेजेस क्लेम करेगा ना कि तूने मुझे ऐसी चीज क्यों बेची। मतलब आपको कुछ ऐसी चीज बेचनी चाहिए जो फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस और ऑल दी चार्जेस हो, तो यही लिखा है फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनकम्बरेंस। और अगर ऐसा कुछ भी होता है इन फेवर एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नॉन टू द बायर बिफोर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फिर डिस्क्लोज द हजार्डियस नेचर, पहले ही बता दिया कि भाई इसमें अगर आप मैंने बोल दिया कि यार कुत्ते को आप लाल कपड़ा दिखाओगे तो काट देगा, तो ये क्या है, एक हजार्डियस नेचर है, वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और क्वालिटी और फिटनेस, इंप्लाइड वारंटी है कि भाई एक मर्केंटेबल क्वालिटी का, है ना, एक फिट होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी का ना, कस्टमर पर्पस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को मन से लिखना है, सिर्फ कुछ कुछ कीवर्ड याद रखने हैं जिसको अपने को यूज करके आना है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर, इस पे भी डबल स्टार लगाओ। अभी तक सब समझ में आया कि अपन फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद अपन बढ़ते हैं किस पे, केविएट एम्प्टर पे। केविएट एम्प्टर क्या बोलता है, देखो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये क्या बोलता है पता है, लेट द बायर बीवेयर। बीवेयर मतलब कि हम एक एक चीज हाथ पकड़ के से बच्चों की तरह नहीं बताएंगे, देखो बीवेयर रहना पड़ेगा, तेरा क्या पर्पस है उसके हिसाब से तू अपने सूझबूझ से, मतलब एक समझदारी से अपने गुड्स को लेकर के जा। हर चीज में तू हम पे थोड़ी डाल सकता है कि इन्होंने नहीं बताया था। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसमें हम कॉशन किसको देना है, बायर को, कि भाई तू बीवेयर रहना, लेट द बायर बीवेयर। बीवेयर का मतलब है कि तू क्या रहना, चौकन्ना रहना, है ना। ऐसा नहीं कि तू मतलब ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी खरीद के हमारे पास आ जाए डैमेजेस क्लेम करने। देखो बायर को बीवेयर रहना पड़ेगा। अंडर दिस प्रिंसिपल इट इज नो पार्ट ऑफ द सेलर्स ड्यूटी, सेलर की ड्यूटी नहीं है ना, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स टू गिव द बायर एन आर्टिकल सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं बॉटल बेचता हूँ, आप मेरे पास है और आपको ना एसिड भरने वाली बॉटल चाहिए थी, आपने मेरे को कुछ नहीं बताया, और मैंने जो आपको बॉटल दी है वो नॉर्मल पानी पीने की, कोल्ड ड्रिंक पानी भरने वाली बॉटल है। अब आपने उसमें एसिड भरा, एसिड भर के वो मान लो बॉटल फूट गई, आपको लग वग गई, तो आप मेरे पास आके थोड़ी बोल सकते हो यार। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल सूटेबल है कि नहीं पर्पस के लिए, वो तो आपकी ड्यूटी है ना, आप देखो। या फिर आपको मेरे को बताना पड़ेगा साफ साफ कि आपको वैसी बॉटल चाहिए, तो मैं कोई मजबूत दूसरी बॉटल लेके आता, ये मतलब है।
एक पर्टिकुलर क्वालिटी, मतलब इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी का सामान चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ना एक मतलब एक हद तक ये क्वालिटी मेंटेन करके रख सकता हूँ, उससे ऊपर का सामान मेरी दुकान में नहीं है, तो बताना पड़ेगा ना कि आपको किस क्वालिटी का चाहिए। हो सकता है वो क्वालिटी मेरी दुकान में नहीं है, तो मैं कहीं से मंगाना पड़े या फिर मैं मना कर दूं आपको। कहने का मतलब ये कि आपको बताना पड़ेगा आपका पर्टिकुलर पर्पस, है ना। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या होगा, आर्टिकल सुइटेबल है कि नहीं आपके पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो बायर को बताना पड़ेगा। और ये सेलर की ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पॉइंट आउट करे उसमें डिफेक्ट, है ना। ये नहीं है कि भाई ये मत करना वो मत करना, ये नहीं। हाँ, कोई बहुत ही हजार्डियस नेचर है तो बताएगा, लेकिन सेलर की ये ड्यूटी नहीं कि हर एक चीज को पॉइंट आउट करे कि यार ये मत करना वो मत करना। ये तो बायर को ही बिवेयर रहना पड़ेगा। फिर बायर ऑफ द गुड्स मस्ट कीप हिज आईज ओपन, बहुत बढ़िया, और एक्टिव माइंड रखना पड़ेगा। जैसे आप सोते सोते लेक्चर देख रहे हो ना, वैसे ही इसको नहीं, इसको अपनी जो आईज है वो ओपन रखना पड़ेगी, इसको अपना माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आईज ओपन रखे और माइंड एक्टिव रखे, ठीक है। और आई ओपन करके, आंखें खुली खुली करके भी नहीं सोए, मतलब कई बार क्या होता है कुछ लोग आंखें खोल के भी सो लेते हैं, तो ऐसी चीजें भी नहीं करनी। एंड शुड बी कॉशियस, कॉशियस का मतलब है कॉशन, कॉशन मतलब पहले से प्रिकॉशन रखना, कॉशियस होना चाहिए, मतलब इसको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। while buying the good the buyer must examine the goods for himself, find out their suitability and the purpose, मतलब जिस तरीके से तेरे को चाहिए ना, जिस तरीके का सामान चाहिए, तू प्रॉपरली उसको एग्जामिन कर, एग्जामिन करने के बाद तू उसको प्रॉपर एग्जामिन कर और अपनी सुइटेबिलिटी का सामान लेकर के जा। ये मतलब लेट द बायर बिवेयर, कितने सारे कीवर्ड हो गए देखो। लेट द बायर बिवेयर, ये हमारा सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो सारी आर्टिकल, मतलब वो ऐसा आर्टिकल दे जो सुइटेबल हो उसके पर्पस के लिए, ठीक है। और ये सेलर की ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सारे डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट करे, ठीक है। जो बायर है उसको अपनी आईज ओपन रखनी पड़ेगी, माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा और एग्जामिन करना पड़ेगा। ये सारे 2-3 बार बोल के याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखो एक्सेप्शन क्या है, इसी के एक्सेप्शन, किसके एक्सेप्शन, आपके डॉक्ट्राइन ऑफ केवियर टेम्पटर के एक्सेप्शन है। देखो मतलब कब हम ये नहीं मानेंगे, कब हम नहीं मानेंगे कि ये सेलर की ड्यूटी नहीं है, मतलब बायर, लेट द बायर बिवेयर, कब नहीं लगेगा वो पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने साफ साफ बता दिया आपको, साफ साफ बता दिया कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। मेरे को एसिड भरने के लिए बॉटल चाहिए, साफ साफ अगर वो बता रहा है। मैंने क्या बोला था, एक दुकानदार और एक ग्राहक की नजरों से देखोगे सब कुछ क्लियर होगा, कितना सिंपल है यार। अब मान लो उसने साफ साफ बता दिया कि भाई मेरे को ये एसिड भरने के लिए बॉटल चाहिए, तो फिर तो भाई सेलर की गलती है ना। सो एज टू शो ही रिलाइज ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट। देखो क्या है, when the buyer make known to the seller उसका particular purpose for which the goods are required, so as to show that he relies on the skill and judgment। ऐसा बोलते हैं ना कि भैया एक काम करो, ऐसी मजबूत चेयर बना के दो कि ना वो हंसराज हाथी बैठे ना तो भी न टूटे। मतलब मैंने क्या बोला, उसको एक स्पेसिफिक पर्पस बता दिया कौन बैठने वाला है इस चेयर पे, और फिर मैं उसकी स्किल और जजमेंट पे रिलाई भी कर रहा हूँ कि बहुत यार पुराना कारीगर है, सालों से काम कर रहा है, तो ये अच्छी चेयर बना के देगा, इसीलिए। फिर क्या हुआ, इसके बाद सेकंड क्या है, गुड्स परचेज्ड अंडर द पेटेंट नेम या फिर ब्रांड नेम। ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि एक ब्रांड नेम के अंतर्गत, फॉर एग्जांपल यार हमने जूते खरीदे तो जूते के स्पेसिफिक ब्रांड के नाइकी के शूज खरीदे, ऐसे मतलब कोई भी ऐसी ब्रांड जिसपे मैं रिलाई करता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कि पेटेंट नेम ब्रांड नेम पे अगर मैं कोई चीज परचेस कर रहा हूँ तो मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ ना कि यार इस ब्रांड का अगर कोई मतलब इस ब्रांड की अगर कोई कमोडिटी है तो फिर मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ कि वो अच्छी होगी, ठीक है। अगर वो खराब हो जाए तो मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, है ना। या फिर सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन देख करके आपने पहले ही डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि ऐसा ऐसा मेरे को देना, या फिर सैंपल दिखाया था आपने पहले से, तो सैंपल से करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर गुड्स बाय द सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, या फिर व्हेन द क्वालिटी और फिटनेस अज्यूम्ड बाय द यूजर्स ऑफ द ट्रेड। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट है, जैसे आगरे का पेठा है मान लो, तो वो आगरे का पेठा ना पूरे मतलब दुनिया में ही फेमस है, इंडिया में फेमस है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप वहां से चीज खरीदोगे तो एक अच्छी क्वालिटी है कि एक रीजनेबल क्वालिटी है, यूजेज ऑफ ट्रेड है कि वहां पे हर कोई पेठा अच्छा बनाएगा, इसका ये मतलब है। तो अगर वहां पे अगर मान लो कोई गलत बना रहा है कि गलत क्वालिटी का बेच रहा है तो फिर आप उसको डैमेजेस क्लेम कर सकते हो क्योंकि यूजेज ऑफ ट्रेड है, सभी अच्छा बनाते हैं वहां पे। या फिर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से आपको माल बेच दिया गया, या अभय गया तो इसको है ना ऐसे ही मतलब पागल बना के कैसे भी करके उसको सील साल के बेच दिया और इसको पता भी नहीं चला और ये खराब क्वालिटी लेकर के आ गया, तो इसकी गलती है, सॉरी इसकी गलती नहीं है, वो सेलर की गलती है क्योंकि सेलर ने फ्रॉड किया।
उसके बाद सेलर एक्टिवली कंसील कर रहा है, सेलर ने बताया ही नहीं। फॉर एग्जांपल आप मेरे से वो पप्पी खरीद के गए, जो आपका वो क्या बोलते हैं जो कुत्ता है, और मैंने बताया ही नहीं कि वो उसको लाल लाल देख करके वो काट लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, तो फिर मेरी गलती है ना, कल को वो काट लेगा तो आप मेरे पास आ जाओगे। मतलब ऐसा कुछ भी एग्जांपल कि मैं जानबूझ के कंसील कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये बॉटल है, तो बॉटल मैंने बताया ही नहीं कि यार इसमें अगर आप गर्म पानी भरोगे तो लीकेज करने लगेगी, ये सब मेरे को बताना पड़ेगा। अगर मैंने वो नहीं बताया तो फिर ये नहीं लगेगा लेट द बायर बीवेयर। तो इसको याद करना है क्या है कि पब में जाके जीएफ क्या हो गई, सेड हो गई। पी से क्या हुआ, पी से क्या हुआ, पी कहाँ गया अपना, हाँ पी से पर्टिकुलर पर्पस, फिर यू से क्या हुआ, यूजेज ऑफ ट्रेड, फिर बी से क्या हुआ आपका ब्रांड नेम PUB, फिर जी से क्या हुआ गुड्स बाय द सैंपल इन डिस्क्रिप्शन, एफ से क्या हुआ आपका फ्रॉड, फिर SAD, एस से सैंपल, ए से एक्टिवली कंसील और डी से डिस्क्रिप्शन। तो यहां अपनी 2 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, ए और बी। अब 2 घंटे हो चुके हैं, मतलब 2 तो नहीं 1.5 घंटे के आसपास हो चुका है। अब अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जितना अभी पढ़ा उतना, पहली बात तो ये बताओ कुछ डाउट है क्या यहाँ पे, है ना, कुछ पूछना हो तो पहले बता दो, और चैट में जिसको भी कुछ डाउट हो तो बता दो। कल अपन ने टोटल 4 यूनिट है सोगा में, 2 यूनिट अभी कंप्लीट कर लिए, 2 यूनिट अपन COD कल कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट हो तो बता दो। आया चैट में सबको समझ में? हेलो, आ गया? करें कल कंटिन्यू? चलो कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बाय बाय।